इनका ने बड़ी जहानत और खूबसूरती से हालात काबू में करके एक ही वक्त में मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी थी। चाचा जान से बाहर गली में ही मुलाकात हो गई। वो मेरे इंतज़ार में बहुत बेताब थे। उन्हें मुतमईन करने के लिए एक बार फिर मैंने द्रोह गोई से काम लिया। डिप्टी के मातहत ने जाते वक्त अदब से सलाम किया तो चाचा जान पूरे तौर पर मुतमईन हो गए। उस रोज़ मैं दिन भर घर में रहा। ये सब कुछ तो हो गया था, मगर तज़ीन कहाँ थी ये अब तक मालूम नहीं हो सका था। रुखसाना और माला दिन भर मेरी परेशानी का सबब पूछती रही और मैं टालता रहा। रुखसाना तो किसी तौर मान गई, लेकिन माला का इसरार बढ़ता गया। मैं उसे कुछ बताकर परेशान करना नहीं चाहता था। बहाने जोड़ता, उज़र तराशता और पहलू बचाता रहा। इनका के मशवरे के बगैर तज़ीन के सिलसिले में कोई कदम उठाने से मैंने जबरन व कहरन एतराज़ किया और ये करबनाक दिन गुजार दिया। मुझे किसी पहलू चैन नहीं था। चेहरे से लाख छुपाता था, लेकिन दिल का हाल छुपता नहीं था। माला कुछ समझी कुछ नहीं समझी। मैं उसे गुदगुदाता और बहलाता रहा और वो मेरी आगोश में रूठती मानती रही। दूसरी सुबह एक अखबार ने तज़ीन की गुमशुदगी, अशरफी बेगम की गिरफ्तारी और यावर मिर्ज़ा की तरफ से जारी किए जाने वाले वारंट की तफसील शाया कर दी। तज़ीन की गुमशुदगी की खबर ने लखनऊ के मनचले नवाबीन में खलबली मचा दी। ना जाने कौन कौन उस दुर्रे नायाब को सीने से लगाने की आस लगाए बैठा था। मेरे इज़्तिराब का जो हाल था वो मैं क्या बयान करूं। अखबार के मुताले ने मेरी हालत दगरगूं कर दी। माला कल से मुझे परेशान कर रही थी और मेरे चेहरे की वीरानी देख देख कर कुड़ रही थी। उसने मुझे सोचों में गरक पाया तो मेरे करीब आकर बोली, क्या आप मुझे भी नहीं बताएंगे? कल से यूं ही तबीयत पर ज़रा गरानी है। कोई ख़ास बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। मैं ये जुमला कई बार कह चुका था। नहीं, आप ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं मेरी रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। आप मेरी कसम खाइए। ये मुझसे मुमकिन नहीं था कि माला के सामने उसकी झूठी कसम खाऊं। ये इस वजह से नहीं कि मुझे कसम वगैरह पर एतबार था या नहीं, बल्कि इसलिए कि माला मुझे बहुत अजीज़ थी। कुछ सोचकर मैंने उसे सीने से लगा लिया। उंगलियों से कंघी करते हुए कहा, तुम्हारी मौजूदगी में भी मैं परेशान रह सकता हूँ भला? पगली, आप मुझे बहला रही हैं। जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं मेरा मन शांत नहीं होगा। माला ने रूठते हुए कहा। मैंने हरचंद माला को टालने की कोशिश की, लेकिन उसका इसरार बढ़ता गया। माला मुझसे इनका के बारे में पूछने लगी कि वो कहाँ है। मैंने इधर उधर की बातें करके उसकी तवज्जो मुनतीफ करना चाही, लेकिन मेरी सुबह की गैरहाजिरी और मेरे चेहरे के बदलते रंग देखकर वो खासी मशकूक हो गई थी। मेरी टाल मटोल पर वो दिल गिरफ्ता लहजे में कहने लगी कि उसने रात एक भयानक ख्वाब देखा है। ख्वाब की तफसील सुनकर मैं दंग रह गया। ऐसा मालूम होता था जैसे सारे वाक़यात माला रानी के सामने हुए हों। तज़ीन से मेरी हमदर्दी, अशरफी बेगम से चपकलिश, थाने में मारका आराई और मेरी परेशानियों का सारा अहवाल उसने मनो अन सुना दिया। ये ख्वाब इतनी तफसील और जुज़ियात के साथ उसने सुनाया कि मैं फटी फटी आंखों से उसका मुंह तकने लगा। ये सब उसकी परेशान ख्याली यकीनन नहीं थी। मुझे यकीन हो गया कि प्रीतम लाल की आत्मा या उसके दोस्त जगदेव ने माला को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब कुछ छुपाना बेकार था। प्रीतम लाल की गैर मामूली कुव्वत माला पर साया किए हुए थी। मैंने तज़ीन के सिलसिले में शुरू से आखिर तक के क्वाइफ उसे सुना दिए। मैं तज़ीन को गलाजत के गड़े से निकालकर एक उम्दा और पाकबाज ज़िंदगी की तरफ ले जाना चाहता था। जाहिर है कि माला को इस नेक काम में क्या एतराज़ हो सकता था। जब मैंने उसे बताया कि तज़ीन की गुमशुदगी का पता चलाने में प्रीतम लाल की शक्ति ने भी मेरी मदद नहीं की तो उसकी आंखों में सुर्खी आ गई। मैंने सोचा कि अगर माला प्रीतम लाल से कुछ तलब करने की आरजू करे तो प्रीतम लाल की आत्मा उसे मायूस नहीं करेगी। इसलिए मैंने माला से इसरार किया, तुम अपने तौर पर प्रीतम लाल को याद करो। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी बिना पर मैं तुम्हारे बाबा की तवज्जो से महरूम हूँ, लेकिन तुम्हारी बात प्रीतम लाल की शक्ति किसी तरह नहीं टाल सकती। माला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह प्रीतम लाल से मदद ले सकती है। मैंने कहा, सिर्फ ख्वाहिश करो, सिर्फ आरजू करो कि तुम्हारे शौहर की मुराद बर आए। वह बड़े प्यार और गुदाज से कहने लगी, मेरी तो हमेशा से यह आरजू रही है कि आप हर दुख से बचे रहें, आप पर कोई आँच ना आए। हम दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। माला मुझसे अपनी शदीद मोहब्बत के इजहार में पेश थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चाचा जान घर में मौजूद नहीं थे। इससे कबल के रुखसाना या कोई और शख्स दरवाजे पर जाता। मैं खुद ही माला को अपनी आगोश से अलहदा करके दरवाजे की तरफ लपका। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हैरत से उछल पड़ा। मेरे सामने वही लंबी दाढ़ी वाला साधु जगदेव मौजूद था जिसने कलकत्ते में मेरे फरार और चाचा जान की बाजियाबी में पुरस्कार तौर पर मेरी मदद की थी। उसे देखकर मेरा सांस रुक गया। इनका ने मुझे बताया था कि जगदेव एक बड़ा ज्ञानी ध्यानी साधु है
मैं फटी फटी नज़रों से जगदेव साधु को देखने लगा। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन अल्फाज मेरे हलक में अटक गए। जगदेव मुझे खौफजदा देखकर कहने लगा, क्या देख रहा है मूर्ख? क्या तुझे कम दिखाई देता है? हाँ, तेरे नैन बहकते हैं। महाराज तुम? मैं मुसरत से बोला, पिधारिये ज़्यादा बात ना कर। जगदेव रुखाई से बोला, देख रे मेरे मित्र प्रीतम लाल की बेटी का दिल मत दुखाना। महाराज मैं तो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ, मैंने डरते डरते कहा, क्योंकि जगदेव आज कुछ नाराज़ मालूम होता था। बातें मत बना। जगदेव डपट कर बोला, अपने घर की फिक्र कर, नारी का चक्कर बुरा होता है। तू घन चक्कर बन गया है, परंतु इतना याद रखना कि माला को तुझे प्रीतम लाल ने दान किया था। माला मेरी जान है महाराज, मैंने जल्दी से कहा। क्या महाराज अंदर नहीं पिधारेंगे? क्या माला से नहीं मिलेंगे? मगर जगदेव साधु ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अपने दरवाजे पर देखकर मेरे औसान खता हो गए थे। बहुत कुछ कहने को जी चाहता था लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। बहुत कुछ पूछना चाहता था मगर जुबान लड़खड़ा रही थी। नरगिस का कातिल बद्री नारायण काली के मंदिर में पनाहगुज़ीन होकर किसी जाप में मगन था। मैं उसके बारे में पूछना चाहता था। तज़ीन के मुतल्लिक जानने का ख्वाहिशमंद था जो इनका की दस्तरस से भी दूर हो गई थी। मैं जगदेव से बहुत से सवाल करने और दस्ते तलब बढ़ाने के लिए मुस्तरिब था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं खामोश रहा। साधु ने कहा, तुझे वैश्या की पुत्री सता रही है? हाँ महाराज। मैं बेख्तियार हो गया, फिर फौरन संभल कर बोला, तज़ीन से मेरा प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है महाराज, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मुझे अपने मन का हाल बताता है पागल। साधु जगदेव ने नफरत से कहा, तू जिस छोकरी के लिए व्याकुल है उसे एक महान शक्ति ने इस नगर से हटा दिया है। अगर ऐसा ना होता तो उसका जीवन नष्ट हो जाता, वो बर्बाद हो जाती और फिर तू भी खून के दरिया में नहाने से बाज ना आता। अब वो कहाँ है महाराज? उसकी सहायता किसने की थी? मैंने बेकरारी से पूछा। जल्दी ना कर, शांत रह, समय का इंतजार कर। साधु ने स्पाट लहजे में कहा, जिस महान शक्ति ने लड़की की सहायता की है उसका ज्ञान ध्यान अपरंपार है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। जगदेव साधु की जुबानी तज़ीन की खैरियत सुनकर मुझे सुकून आ गया, लेकिन मैं तो उससे कुछ और भी मालूम करना चाहता था। बड़ी मुश्किल और इंतज़ार के बाद उसने दर्शन दिए थे। मैं ये मौका भी हाथ से खो बैठता तो फिर ना जाने कब उससे मुलाकात होती। मगर जगदेव साधु मेरे मज़ीद इस्तफसार से कबल ही एक पल में मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं अंदर पहुंचा तो माला बेताबाना मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने जाते ही उसे वारफ्तगी से गले लगा लिया और जगदेव साधु से मुलाकात का पूरा किस्सा उसे सुना दिया। कोई 2 दिन बाद ज़रा सुकून महसूस हुआ था, जैसे सर से कोई बोझ उतर गया हो, जैसे शदीद हब्स के बाद लतीफ़ हवाएं चलने लगी हों। तकरीबन 4 दिन तक लखनऊ के उन नवाबों के यहाँ हलचल मची रही जो तज़ीन की नथ उतारने के नीलाम में बढ़ चढ़कर बोली लगाने के लिए कमर बस्ता थे। यूं तो लखनऊ के बाज़ार हुस्न में एक से एक हसीन लड़की मौजूद थी। नवाबीन की दिलबस्तगी के लिए सारे हिंदुस्तान से परी चेहरा दोशीज़ाएँ लखनऊ लाई जाती थीं, लेकिन तज़ीन जैसी लड़कियाँ बाज़ार निशात में शाज़ो नादिर ही आती हैं, और जब आती हैं तो क़यामत मचा देती हैं। मैं जगदेव साधु की आमद और उसकी यकीन दहानी के बाद पूरी तरह मुतमईन हो गया था, लेकिन बाअसर बाज़ौक़ और जिंदा दिल नवाबीन ने इंतज़ामिया को एक पल चैन नहीं लेने दिया। पुलिस ने कई मरतबा बाज़ार हुस्न पर छापे मारे, जहाँ जहाँ मुमकिन था उन्होंने तलाशी ली। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे तज़ीन की पुरस्रार गुमशुदगी का सुराग मिलना दुश्वार हो रहा था। मामला पेचीदा और नाजुक होता जा रहा था। अब इस केस में अगवा की बजाय कत्ल के शुबे ने जड़ पकड़ ली थी। क्या सराइयों का एक सिलसिला था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। इनका 4 रोज़ से गायब थी। दूसरी तरफ अशरफी बेगम ये सुनकर शशदर रह गई कि यावर मिर्ज़ा ने उसकी गिरफ्तारी के परवाने पर दस्तखत किए हैं और ख़ुद अपनी ज़ुबान से डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुराद को उसकी गिरफ्तारी का हुक्म भी सादिर फरमाया है। कूचा हुसैन की उस ज़माना साज औरत ने पुलिस को बयान देते वक्त कमाल होशियारी से तज़ीन के गायब होने का जिम्मेदार यावर मिर्ज़ा को ठहराया। उसने अपने बयान में एक ऐसी मन घड़त कहानी सुनाई कि आली जनाब यावर मिर्ज़ा भी चकरा गए। बात जब तहकीक व तफ्तीश तक पहुंची तो यावर मिर्ज़ा की और बहुत सी बदउनवानियों से पर्दा उठा और अजीब अजीब शर्मनाक इंकशाफात हुए। और इससे पहले कि वो अपने बचाव के लिए कोई कदम उठाता या सफाई पेश करता, उसे ऊपर से आने वाले एक हंगामी हुक्म के तहत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तज़ीन के अगवा के सिलसिले में उससे बाज पुरस हुई। यावर मिर्ज़ा को अपना होश कहाँ था? उसके दिलो दिमाग पर तो किसी और का कब्जा था। उसके फरिश्तों को भी हकीकत हाल का इल्म नहीं था। अगरचे वो इस मामले में बेकसूर था,
मगर अशरफी बेगम के पुराने शनासाओं और नमकवारों ने यावर मिर्ज़ा के खिलाफ ऐसी ऐसी शहादतें पेश की कि वो गले गले तक फंस गया। लखनऊ में बाज़ नवाबीन के गुंडों और पालतू मुस्टंडों का एक जाल बिछा हुआ था। उन्होंने यावर मिर्ज़ा के खिलाफ महाज बना लिया। हर शख्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम धर रहा था। ये मसला सबके लिए खासा तशवीशनाक हो गया था कि उस परिविश को आखिर कौन साहिब नज़र उठा ले गया है। मेरे लिए अब इस वाक़ये ने बड़ी दिलचस्प सूरत इख्तियार कर ली थी। मैं क्या सराइयों की सुनगुन लेने के लिए घर से बाहर निकलता और लुत्फ़ उठाकर घर चला आता। अमूमन मेरा ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजरता। इस अरसे में मोहल्ले के कई मुसीबत ज़दा लोग मुझसे अपने दुखों का मुदावा चाहने आए थे, मगर मेरे पास इनका नहीं थी। मैंने किसी न किसी तरह उन्हें एक हफ्ते बाद आने की तलकीन करके जान छुड़ाई। गर्ज़ एक अजब तमाशा हो रहा था। रोज़ाना नई नई चौंका देने वाली खबरें सुनने को मिलती थीं। यावर मिर्ज़ा तो मुअत्तल हो ही चुका था। कुछ और अफसरान लखनऊ से तबादला करके दूर दराज शहरों में भेज दिए गए थे। उन्हीं में नाजिम अली भी शामिल था। 5वें रोज़ इनका मेरे सर पर वापस आ गई। यावर मिर्ज़ा की मुअत्तली के बाद इनका काम बड़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। 4-5 रोज़ की जुदाई ने मुझे भी खाली खाली सा कर दिया था। जब वो आई तो उसके चेहरे पर थकन के आसार थे। आंखें ख्वाबीदा सी थी, वो कुछ नाराज़ सी थी। मैंने उसे मनाने के लिए उसकी जहानत और बरवक्त इक़दाम की तारीफ़ की और अपने साबका रवैये पर नदामत का इजहार किया। इनका खामोशी से सब कुछ सुनती रही, कुछ बोली नहीं। गर्ज ये कि मैंने शिद्दत इख्तियार की और उसे अपनी मोहब्बत का हर तरह यकीन दिलाया और कहा कि मुझ पर उसकी जुदाई बड़ी शौक गुजर रही थी। उसे कुछ यकीन आया और वो राज़ी हुई। संजीदगी से कहने लगी, जमील तुम बहुत दुख पहुंचाते हो। जानते हो मैं मुसलसल 5 रोज़ उस बददिमाग यावर मिर्ज़ा के सर पर रही हूँ और इस दौरान में एक पल सुकून नहीं मिला। अब मैं उसका जहन इस कदर मफलूज कर रही हूँ कि वो हफ्ते 1.5 हफ्ते तक इस मामले के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो हम निसार हैं। मैंने उसे छेड़ा, मगर देख लेना वो वक्त करीब आ रहा है जब ये अदाएं भी काम नहीं आएंगी। तुम्हारी जज्बातीपन और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ शरीर बच्चा किसी दिन ज़रूर कोई बड़ा सितम उठाएगा। उस शरीर बच्चे की सारी शरारतें तुम्हारे दम से हैं। जब तक तुम मौजूद हो ये शरीर बच्चा और शरारतें करता रहेगा। मैंने उसकी तरफ नाज से देखते हुए कहा, मैं एक आनी जानी चीज़ हूँ, एक छलावा हूँ, मगर तुम्हारा और मेरा साथ उम्र भर का है। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने संजीदा होकर कहा, बेहतर है कि अभी से मेरे बगैर ज़िंदगी गुजारने की आदत डालो। कल का कोई भरोसा नहीं, किसे पता है कल क्या हो जाए। इनका उदासी से बोली, इनका उदास बातें ना करो। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं क्या हूँ। तुम्हें मुझसे अलहदा कर दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे वजूद और मेरी शख्सियत का एक हिस्सा बन गई हो। तुमसे वाबस्तगी बरकरार न रहे तो जमील अहमद खां की अपनी हैसियत क्या रह जाएगी। तुम्हारे बगैर ये साहिब किस खेत की मूली हैं। तुम्हें किस्मत बार बार सुख के दिन गुजारने का मौका देती है, मगर तुम्हारी हंगामा साज तबीयत बाज ही नहीं आती। अब मुझसे आम आदमियों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, तो फिर ज़िंदगी भर यही होता रहेगा। तुम ज़िंदगी भर मुझे परेशान करते रहोगे और ख़ुद भी परेशान होते रहोगे। ये सब कुछ तुम्हारे ही दम से है इनका, तुम जो मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। मुझ पर इतना तकिया ना करो जमील, तुम पहले ही बहुत दुख उठा चुके हो। मेरे इस शदीद जज्बाती रवैये और गर्म जोश बातों ने इनका की नाराज़ी दूर कर दी। वो चहकने लगी और उसके चेहरे पर शादाबी आ गई। फिर वो मुझे अपनी कारकर्दगी की तफसील बताती रही। उसने सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह काबू में की थी कि मैं किसी तरह जद पर नहीं आता था। उसका थका हुआ चेहरा देखकर मैंने उसे ताकीद की कि वो अब बातें करना बंद करे। एक उम्र पड़ी है बातें करने के लिए। जान, अब तुम सुकून से कुछ देर आराम कर लो, मैंने बड़े प्यार से कहा। जल्द ही वो मेरे सर पर खराटे लेने लगी और मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी थकी हुई थी। मैंने अपने सर पर हाथ फेरकर जैसे इनका को प्यार से थपकियां दी। काश मेरी प्यासी और मुर्तिश उंगलियां उसका लम्स चख सकती। मैं सीना चीरकर उसे दिल में बिठा लेता। छठे दिन घर में पड़े पड़े तबीयत उकता गई। मैंने माला से इजाज़त ली। इस अरसे में उसने मुझे तन्हा बहुत कम घर से बाहर निकलने दिया था। जब इनका आ गई तो वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गई। उस शाम तबीयत बहुत घबरा रही थी। जी चाहा कि ज़रा बाज़ार हुसन चलना चाहिए और अशरफी बेगम के बाला खाने पर रंग जमाना चाहिए। इनका ने बताया कि अशरफी बेगम नवाब बब्बन अली खां के एक मुलाजिम की ज़मानत पर रिहा कर दी गई है। चुनाचे मुझे उससे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। आम हालात में अशरफी बेगम के बाला खाने पर जाने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये मेरा मामला था। अशरफी बेगम के बाला खाने पर जाने से पहले मैं तफरी तबा के लिए यूं ही एक और तवाइफ नाज के यहाँ गया।
मैंने उसके बड़े चर्चे सुने थे। मालूम हुआ था कि तज़ीन की गुमशुदगी के बाद उसका कारोबार चमक गया है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो शुरू में तो मेरी आमद पर किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब मेरे टूटे हुए हाथ पर साजिंदों की नज़र पड़ी तो उनके चेहरों के रंग बदल गए। उन्होंने इशारों में रकासा नाज की सबसे कीमती लड़की माहपारा को बताया कि उनके यहाँ कौन आया है। मुझे देखकर माहपारा के घुंघरू और कंगन बड़ी तेज़ी से छनछनाने लगे और उसके रक्स में गर्मी आ गई। मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मैंने उसका नाम अपने दिल की उस डायरी में लिख लिया जिसमें मेरी मुंतखब लड़कियों के नाम दर्ज हैं। माहपारा ने नाजो अदा से मुझे रिझाने की कोशिश की। मैं रुपए लुटाता रहा। दूसरे तमाशबीन मुतासिर होते रहे। कोई एक दो गज़लें सुनने के बाद मैंने वहाँ से उठने का इरादा किया तो नाजुक अदा माहपारा ने बिजली की तरह लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या आप अभी से जा रहे हैं? उसने कमाल इश्वे से कहा। अभी तो रात भीगी भी नहीं। मुझे अफसोस है माहपारा, मगर मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही फिर आऊँगा। तुम्हारे जमाल अफरोज़ नज़ारे तो राहत जा हैं। मैंने एक माहिर और तजुर्बाकार शिकारी की तरह कहा। अभी और ठहर जाइए। माहपारा ने इस तरह कहा जैसे बरसों से मेरी शनासा हो। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी निकाल कर खोली। जब गड्डी के नोट भिरभिराए तो मैंने वो उसके सर पर निछावर कर दिए। वो शर्मा गई और बहुत खूबसूरत मालूम हुई। उसे आगोश में लेने को जी तड़पा, मगर यहाँ ये बात जेब नहीं देती थी। इसकी ज़रूरत नहीं, आप इसके बगैर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। माहपारा ने खालिस घरेलू लड़कियों के अंदाज में कहा। ये मेरे जज्बात का इजहार है। मैंने शौकी से कहा। दोबारा आने का वादा कीजिए। उसने इसरार किया। वादा, मैंने मुस्कुराकर कहा और उसके हाथ का बोसा ले लिया। मैं मुंतज़िर रहूँगी, वो इश्तियाक से बोली। मुझे यकीन है। ये कहकर मैं वहाँ से चला आया। माहपारा के दिलनशी अंदाज से तबीयत खुशगवार हो गई थी। इनका भी मूड में नज़र आ रही थी। वो मुझे माहपारा के मुतालिक बताने लगी कि तमाम ऊंचे दर्जे की तवाइफों में तज़ीन की गुमशुदगी और अशरफी बेगम की गिरफ्तारी की खबर आम हो गई है। साथ ही तज़ीन से तुम्हारे गहरे ताल्लुक़ का भी सबको इल्म है। तुम्हारी दिलेरी और शुजात के भी खूब चर्चे होते हैं। माहपारा इसी वजह से तुम पर सबसे ज़्यादा मुल्तफित हुई। वैसे इन गैर मामूली वाक़यात और ज़माने के सर्दो गर्म में एक तवील अरसा गुजारने के बाद भी मेरी ज़ाहरी शख्सियत के शिकवा वजाहत और वक़ार में कोई फ़र्क नहीं आया था। हाँ, मुझे अपने एक हाथ की कमी का शिद्दत से एहसास होता था। मैं समझता था इस हाथ के बदले मेरे पास इनका, माला और प्रीतम लाल की शक्ति मौजूद है। मेरा ख्याल था ये सौदा महंगा नहीं। अशरफी बेगम का बाला खाना करीब आ गया। दरवाजे पर बैठे हुए एक कुर्ता पोश शख्स ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन रोकने की हिम्मत न कर सका। अशरफी बेगम के यहाँ हुस्न की दुकान गुज़िश्ता रोज़ से दोबारा लगना शुरू हुई थी। न जाने उसने तज़ीन का सदमा किस तरह बर्दाश्त किया होगा। उसने बाला खाने की रौनक कायम रखने और अपने नाम पर हरफ ना आने देने के लिए कारोबार साजो आहंग फिर से शुरू कर दिया था। ऊपर पहुँचते पहुँचते मस्त और लतीफ़ खुशबुओं ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। अंदर गजाला बड़ी दिलकश लय में कोई गज़ल गा रही थी। जब मैं पहुंचा तो तबलजी के हाथ अचानक ठहर गए। हारमोनियम सर्द पड़ गया और घुंघरू खामोश हो गए। इस अचानक सुकूत पर सबने दरवाजे की तरफ देखा जहां मैं खड़ा था। घुंघरूओं के वक्फेदार छन्नाके से मुझे गजाला के पाँव में लर्जिश का एहसास हुआ। अशरफी बेगम वहां मौजूद नहीं थी। मैं एक गाँव तकिए का सहारा लेकर इत्मीनान से बैठ गया और इस बात के इंतज़ार में रहा कि रक्स शुरू हो। यकायक गजाला कुछ सोचकर मुतहर्रिक हुई और उसके पैर छिनछनाए और गज़ल दोबारा छिड़ गई, मगर अब उसकी आवाज़ में वो बात नहीं थी जो पहले थी। वो नगमगी ना जाने कहाँ रुखसत हो गई थी। वो रक्स के दौरान कभी कभी मुझ पर नफ़रत की एक नज़र डाल लेती थी और मैं मुस्कुरा देता था। जब वो काफ़ी देर तक मेरे करीब ना फटकी तो मैंने जेब से एक बड़ा नोट निकाला और अपने हाथ में पकड़े रहा और ये सोचा कि गजाला को चारों नाचार इस तरफ आना होगा, लेकिन वो मेरी जानिब आने से झिझकती रही। मैं नोट थामे उसकी तरफ देखता रहा। उसने नज़रें फेर ली। उसकी ये गुस्ताखी दूसरे लोगों ने भी महसूस की। साजिंदे ने उसे इशारा किया और दूर बैठी हुई गुलबदन ने भी मजबूर किया कि वो मेरे पास आए। नतीजतन वो मेरे पास आ गई, मगर इस तरह कि उसकी आंखें खून बरसा रही थीं। मेरे करीब आकर उसने मीर की गज़ल का ये शेर पढ़ा। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। जैसे ही वो उठने लगी मैंने दूसरा नोट निकाल लिया। वो बिफर उठी। मैंने भी अपना अमल दोहराया। आखिर वो चिढ़ सी गई। उसके तीखे और नफरत ज़दा अंदाज में कोई फ़र्क नहीं आया था। मैं 10 मिनट में कोई 1000 रुपये लुटा चुका था और मज़ीद पैसे लुटाने पर भी आमादा था, लेकिन वो बेजारी से उठ गई। उसने मेरा नोट
अपनी नाजुक दूधिया हथेली पर मसल कर मेरे मुंह पर मार दिया। उसकी इस हरकत पर बरहम होकर मैंने इनका को इशारा किया। उधर इनका मेरे सर से रेंगी और उधर गजाला की हालत में फ़र्क आ गया। उसकी आवाज़ भर आ गई। उसने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए और दीवानी औरतों की तरह ऊधम मचाने लगी। गुलबदन ने उसे पकड़ा और साजिंदों की मदद से उसे अंदर भिजवा दिया। किसी ने अंदर जाकर अशरफी बेगम को खबर कर दी थी कि मैं आया हुआ हूँ। गजाला की जगह शमीम ने संभाल ली थी और गज़ल सरा थी। मैं इस तरह बेनियाज और पुरसुकून बैठा हुआ था जैसे कुछ जानता ही नहीं हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। शमीम उन सबसे ज़्यादा दिलकश थी। उसने आते ही मेरी तरफ तवज्जो दी। उस काफिर अदा दोशीज़ा से मैं पहले ही मुतासिर था। थोड़ी देर बाद अशरफी बेगम वीरान सी कमरे में दाखिल हुई। वो मुझे देखकर सीधी मेरे पास आई और सरगोशी में कहने लगी, खान साहिब, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? ये महफिल तो उजड़ चुकी। मैंने अफसोस भरे लहजे में पूछा, तज़ीन का कुछ पता चला? खुदा ही बेहतर जानता है। अशरफी बेगम ने सर्द आह भरकर कहा, मगर उसके इगवा के मुजरिम बहुत जल्द कैफरे किरदार को पहुँच जाएंगे। मेरी रसाई भी दूर दूर तक है। उसने मायनेखेज़ अंदाज में मेरी तरफ देखा। बिलाशुबा इसमें क्या शक है? मैंने उसके लहजे की गर्मी महसूस करके कहा, अगर तज़ीन नहीं मिली तो कश्तो खून तक नौबत पहुंच सकती है। मैं एक तवाइफ ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ समाजी हकूक़ हैं। उसने धमकी के अंदाज में कहा, अशरफी बेगम, तुम्हें भी शहरी हकूक़ हासिल हैं, मगर तुम पहले ही अपनी गलत सोचों और गलत फ़ैसलों से काफ़ी ज़िक उठा चुकी हो। इस बार ज़रा एहतियात से काम लेना। मैंने तंज़न कहा। एहतियात? वो जहर खून से बोली। एहतियात से आपकी क्या मुराद है खान साहिब? हमारे दरमियान तलखो तुर्श जुमलों का तबादला होता रहा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तज़ीन का अगवा का ज़िम्मेदार मुझे समझती है और मेरे खिलाफ शदीद इंतकाम का जज्बा रखती है। उसने बड़ी बड़ी बातें की, बिलवास्ता तौर पर धमकियाँ दी। मैं भी उसे छेड़ता रहा, लेकिन शमीम पर बराबर नज़र किए रहा। इस बात से वो और भी बड़ा फरोख्ता हो गई। मेरे बेतहाशा रुपये लुटाने को उसने अच्छी नज़र से नहीं देखा और इशारों के नामों में मुझे बताया कि वो मेरा यहाँ आना पसंद नहीं करती। मैंने उसे मज़ीद छेड़ने के लिए कहा। तज़ीन के बाद यहाँ आने को जी तो नहीं चाहता था, मगर शमीम की याद खींच लाई। उस दिन की तलखी मुझे अच्छी तरह याद है, मगर क्या करूँ, जी ना माना। वैसे भी ये एक शारे आम है, एक बाज़ार है। यहाँ के दरवाजे हर खासो आम के लिए खुले हुए हैं, मगर इस बाज़ार में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके कुछ महसूसात हैं, जिनका कोई मयार है, कोई सतह है। उसने तुनक कर कहा, यहाँ गोश्त पोश के इंसान रहते हैं। मैं मानता हूँ, मगर अशरफी बेगम, इस हकीकत से तुम्हें भी तो इनकार ना होगा कि यहाँ के बासी आम शहरियों से कुछ मुख्तलिफ ना होते तो जिस्मों का ये तमाशा ना करते। यहाँ एहसास ही की तो कमी है। मैंने लुकमा दिया। आपको शायद मालूम नहीं कि हमारे अंदर बड़ा जहर होता है। हमारे कांटे का इलाज मुमकिन नहीं। जब हम बिफर जाते हैं तो भौंचाल आ जाता है और कमज़ोर लोग उस भौंचाल में खसो खाशाक की मानिंद तहोबाला हो जाते हैं। लेकिन वो लोग, फ़र्ज़ कीजिए वो लोग जो मेरी तरह मजबूत एहसाब रखते हैं। मैंने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। देखिए खान साहिब, बात यह है कि मुझे ये लगी लिपटी बातें पसंद नहीं हैं। बराहे करम आप यहाँ तशरीफ़ लाने की जहमत ना करें। इस बार अशरफी बेगम ने ज़रा खुलकर कहा। अशरफी बेगम, मैंने एक लंबा सांस लेकर कहा, सोच लो तुम किससे ये बात कह रही हो। बात ना बढ़ाइए खान साहिब, बस कह दिया कि यहाँ ना आया कीजिए। वो गुस्से में आ गई। मैं इत्मीनान से बैठा रहा। शमीम के बाद गुलबदन रक्स व सुरूर का जादू जगाने लगी। शमीम मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर उसका नरमो मरमरी हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो खौफज़दा अंदाज में शर्माने लगी। जब मैंने उसे कहा कि वो मुझसे दिन के वक्त कहीं मिले तो वो दुल्हनों की तरह शर्मा कर भाग गई और मैं उसे ये कहकर चला आया कि तज़ीन की तरह तुम भी गायब ना हो जाना। हमारी नज़र बड़ी कारी है, कल आइएगा। उसने उचटते उचटते पूछा। ज़रूर ज़रूर। चलते चलते मैंने वादा किया। शमीम ने यह बात कुछ इस अंदाज में कही थी कि मैं ना चाहने के बावजूद भी दूसरे दिन अशरफी बेगम के बाला खाने पर पहुंच गया। आज मेरा इरादा था कि मैं इनका के ज़रिए शमीम को लेकर किसी सुनसान तफरीही मुकाम पर चला जाऊंगा। जब मैं वापस पहुंचा तो अशरफी बेगम मौजूद नहीं थी। मैंने शमीम को अपने पास बुला लिया और पूछा, चलती हो? उसने बड़ी जानलेवा मुस्कुराहट से दरियाफ्त किया। कहाँ? जहाँ मैं कहूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी यहाँ गाना है। ये किस तरह मुमकिन है? गाना तो तुम रोज़ गाती हो। आज हम तुम्हें ज़रूर ले जाएंगे। मैं अभी नहीं जा सकती। क्यों? क्या हम बुरे लगते हैं? नहीं नहीं, अभी हम गाने के सिवा और कुछ नहीं करते।
وہ इठलाई। अच्छा अच्छा, मैं समझा। मैंने उसकी नाक की तरफ इशारा किया। मैं ये नथ तो भूल ही गया था। वो शर्मा गई, उसके गालों में गड्ढे पड़ गए। मैं वहीं बैठा रहा। जब शमीम की होश रुबा अदाएं मुझसे बर्दाश्त ना हुई और जज्बात मुझ पर गलबा पाने लगे तो मैंने इनका से हाले दिल कहा और बच्चों की तरह मचलने लगा। इनका किसी तरह तैयार नहीं थी मगर मेरी जिद से मजबूर हो गई। जब चिराग बुझे तो मैं इनका को इशारा करके चला आया और बाजार के इख्तितामी सिरे पर खड़ा हो गया। कोई 1 घंटे के ज़बरदस्त इज़्तिराब और सख्त इंतज़ार के बाद मुझे शमीम नज़र आई। वो मेरी ही तरफ आ रही थी। मैंने जल्दी से तांगा लिया और दरियाए गोमती के एक सुनसान और पुरफिज़ा साहिल पर जा पहुंचा। यहाँ इनका शमीम के सर से उतरकर मेरे सर पर आ गई। शमीम खुद को उस मुकाम पर देखकर वहशत ज़दा होने लगी, लेकिन मेरे दिलासे पर कुछ खामोश हुई कि वो जल्द ही सुबह होने से पहले वापस पहुंचा दी जाएगी। दरिया के किनारे दूर दूर तक कोई नहीं था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। शमीम सरासीमा थी और वापस जाने के लिए मुसलसल इसरार कर रही थी। मैं उसे समझा रहा था, बहला रहा था और महफूज हो रहा था। मैंने उसकी घबराहट और मुज़ाहमत देखकर उसे यकीन दिलाया कि मैं सिर्फ बातें करना चाहता हूँ, कुछ और नहीं चाहता। जब वो मेरे शरीफाना रवैये और हुस्न सलूक से मुतमईन हो गई तो डरते डरते मुझसे बातें करने लगी। वो अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाती रही। उसने मुझे ये भी बताया कि वो अशरफी बेगम के हत्थे कैसे चढ़ी थी। एतमाद बहाल हो जाने के बाद उसने मुझे अशरफी बेगम के मुतल्लिक बहुत कुछ बताया। उसकी बातें इतनी दिलचस्प थीं कि रात गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। हम दोनों रेत पर लेट गए और मैंने उसे खुद से करीब कर लिया। इस सर्द फिज़ा में उसकी गर्म आगोश की लपक ने मुझे बदमस्त तो खूब किया, लेकिन मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। वो भी बहुत मोहताज थी। मैंने इस गुर्बत और तखलिए के बावजूद उसे परेशान नहीं किया। उसकी ये दिल नशीं सोहबत ही बहुत थी। बातें थी कि ख़त्म ही नहीं होने पाती थी। फिर इनका ने मुझे टोका कि अब उठ जाना चाहिए। मैं बादल नखास्ता उठा। रात गई। तांगे वाले को तलाश करना मुश्किल था। मुझे इनका के ज़रिए ये काम भी आसान हो गया। मैं बाजार हुसन के एक कोने पर ठहर गया। इनका शमीम के सर पर चली गई और उसे बाला खाने पर पहुंचा दिया। अशरफी बेगम जाग रही थी। उसने शमीम की वापसी पर सख्त हैरत का इज़हार किया। वो बड़ी जुज़बुज़ हुई। उसकी आंखों में खून उतर आया, मगर उसने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। ये बात मुझे इनका ने बताई। सूरज तुलू होने का वक्त करीब था। माला ने दरवाज़ा खोला। वो इस कदर नाराज़ थी कि मुझसे मुखातिब तक नहीं हुई। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं उसे मनाता हुआ बिस्तर पर आ गया और जल्द ही सो गया। लेकिन चचा जान की गैर मुतवक्को चीख पुकार से मुझे अलग सुबह जागना पड़ा। चचा जान कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह पीट रहे थे और रो रहे थे। मैं लिबास दुरुस्त करके बाहर आया तो उन्होंने सिसकियों भरे लहजे में कहा, जमील, गज़ब हो गया बेटे, रुखसाना घर में नहीं है। ये खबर बम की तरह मुझ पर गिरी। एक लम्हे के लिए मैं सुन हो गया। मेरी बहन, मेरी नामूस, मेरी इज्जत को कौन घर से ले गया? मैंने अपने सर पर नज़र डाली। इनका की आंखें सुर्ख थी। वो किसी सोच में मुस्तगरिक थी। मैंने चचा जान को संभाला दिया। वो मेरे सीने से लगकर हिचकियों से रोने लगे। मुझसे ये आहो बका ना देखी गई। मैंने उन्हें मुतमीन करना चाहा, लेकिन मैं तो खुद परेशान था। चंद लम्हे सकूत में गुजर गए। फिर इनका ने मुझसे कहा, जमील, तुम चचा जान को संभालो, मैं अभी आती हूँ। मैंने चचा जान की ढारस बंधाई कि वो अपने औसान ना खोएं। मैंने कहा, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल घर में इसका चर्चा ना करें। बच्चों को रुखसाना की बाबत किसी तरह समझा बुझा दें। अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। चचा जान को मुतमईन करना आसान काम नहीं था। वो चले गए तो मैंने अंदर आकर माला को सूरत हाल समझाई और कपड़े तब्दील करके इनका का इंतज़ार करने लगा। मुझे यकीन था कि इनका जल्द ही वापस आ जाएगी और मुझे उसके साथ कहीं जाना पड़ेगा। मेरे सीने में आग लगी हुई थी। मुट्ठियाँ गुस्से से बार बार भिंच जाती थीं। मैं सोच रहा था कि आज मेरे हाथों ना जाने किसका खून होना है। नामालूम कौन बदनसीब है जिसने अपनी मौत को पुकारा है, जिसने जमील अहमद खान की गैरत व हमीयत को ललकारा है। वो कौन नामुराद है जिसने इतनी जुर्रत की? कहीं रुखसाना खुद तो नहीं भाग गई? हो सकता है पगली कहीं दिल लगा बैठी हो, आसपास के किसी नौजवान से मोहब्बत करने लगी हो। फिर अचानक मुझे एक और ख्याल आया कि ये हरकत कहीं उस मसनूई पीर ने ना की हो जिसे मैंने जलील किया था। या ये भी हो सकता है कि यावर मिर्ज़ा और अशरफी बेगम ने इंतकामन मुझ पर हमला किया हो। ये सानिया रात को मेरे घर से गायब होने की वजह से हुआ। अगर मैं शमीम से मुलाकात किसी और दिन के लिए उठा रखता तो ये नौबत ना आती। ये सोचकर मैं खुद अपनी नज़र में मुजरिम बन गया
ان کا تقریباً 10 منٹ کی الجھن اور بےتابی کے بعد آ گئی۔ اس کے آتے ہی میں نے دھڑکتے دل سے سوال کیا، رخسانہ کا پتہ چل گیا؟ وہ تزئین نہیں ہے جمیل جس کے سراغ میں میری تمام قوتیں زنگ آلود معلوم ہوں۔ میں نے رخسانہ کا پتہ چلا لیا ہے۔ ان کا کے لہجے میں اشتعال تھا۔ پھر جلدی سے بتاؤ کون بدبخت اسے لے گیا ہے؟ مجھے کس کا خون کرنا ہے؟ میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں آج کا ناشتہ اس کے خون ہی سے کرنا چاہتا ہوں۔ جمیل خود کو قابو میں رکھو۔ رخسانہ نواب ببن علی کی محفل نما حویلی کے تہہ خانے میں ہے۔ اشرفی بیگم نے ببن علی سے ساز باز کر کے اسے اغوا کروایا ہے۔ ببن علی کے بارے میں تم جانتے ہو، وہ بڑا ہی کمینہ اور شعرا پشت شخص ہے۔ اس نے کچھ رشوت خور پولیس والوں کی مٹھیاں گرم کر کے انہیں اعتماد میں لے لیا ہے۔ ببن علی کے گرگے اس موقع کی طاق میں تھے کہ تم کسی رات گھر سے باہر رہو تو وہ رخسانہ یا مالا پر ہاتھ ڈال دیں۔ رات انہیں اس کا موقع مل گیا۔ تم شمیم کے ساتھ خوش فیلیوں میں مصروف تھے اور ادھر انہوں نے تمہارے گھر کی راہ لی۔ مالا کی طرف وہ آ ہی نہیں سکتے تھے، سامنے رخسانہ موجود تھی، وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ نواب ببن علی نے اشرفی بیگم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح رخسانہ کو اغوا کر کے تم سے تزئین کی گمشدگی اور اپنی توہین کا انتقام لے گا اور اسے اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا کر اشرفی بیگم کے حوالے کر دے گا تاکہ اس کے طائفے میں ایک اور خوبصورت نوجوان لڑکی کا اضافہ ہو جائے۔ بس کرو ان کا، بس کرو۔ میں نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ مجھ میں اور کچھ سننے کی تاب نہیں ہے۔ مجھے ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ آؤ چلیں، مجھے یہ بتاؤ کہ رخسانہ کا حال کیا ہے؟ وہ بے ہوش ہے اور ابھی تک پوری طرح محفوظ ہے۔ آؤ چلیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جلدی کی ضرورت نہیں ہے، پہلے پوری طرح منصوبہ بناؤ۔ کسی بڑے خطرے میں پڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم ہر پہلو پر غور کر لیں۔ انکا نے مشورہ دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسی لمحے مالا نے پوچھا۔ میں اسے جواب دینے والا تھا کہ چچا جان بھی کمرے میں آ گئے۔ میں نے ان دونوں کو سمجھایا کہ وہ بچوں سے کہہ دیں کہ رخسانہ میرے ساتھ کسی بزرگ کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ میں جلد ہی اسے واپس لے آؤں گا۔ جب تک رخسانہ مجھے نہیں مل جائے گی میں واپس نہیں آؤں گا۔ چچا جان بہت بوکھلائے ہوئے اور پریشان تھے اور مجھے تنہا جانے سے منع کر رہے تھے۔ مالا الگ بضد تھی۔ ان لوگوں کو تسلیاں دینے میں خاصا وقت لگ گیا۔ بہرحال اترے ہوئے چہروں اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ انہوں نے مجھے رخصت کیا۔ چچا جان نے کچھ پڑھ کر پھونکا۔ میں جتنی دیر رکتا اتنا ہی انہیں سمجھانے بجھانے میں وقت لگتا، اس لیے فوراً باہر آ گیا۔ گلی خاموش تھی، سڑکیں ابھی آباد نہیں ہوئی تھی۔ راستے میں انکا مجھے ساری رودات بتاتی رہی کہ ببن علی نے میرے خلاف ایک خطرناک سازش مرتب کی ہے۔ میں مشتعل ہوتا رہا۔ انکا مجھے قابو میں رکھنے کے لیے کبھی کبھی کوئی شگوفہ چھوڑ دیتی، لیکن مجھے اس کی ہر بات بری لگ رہی تھی۔ ببن علی کے حویلی کے قریب انکا نے مجھے روکا اور کہنے لگی، دیکھو جمیل، میں یہ معاملہ خود بھی نمٹا سکتی ہوں، مگر تمہاری ضد کے آگے مجبور ہو گئی ہوں۔ اب تم میرے اشاروں پر چلو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ ببن علی اس وقت خوابگاہ میں ہے۔ دروازے پر اس کے شودے موجود ہیں تاکہ تمہاری جوابی کارروائی کا مقابلہ کر سکیں، لیکن میں تمہیں لے جاؤں گی۔ اندر جا کر گرد و پیش سونگ کر ببن علی سے ذرا دلچسپ باتیں کرنا۔ تم نے بہت دنوں سے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ مجھے وہ لڑکی پسند ہے جو ایک بار تمہیں ورگلا کر ببن علی کے پاس لے گئی تھی۔ اس کا نام زمرد ہے جمیل۔ اس کا خون خاصا قوت بخش ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ ببن علی کی بہنیں کتنی ہیں؟ اوہ جمیل، تم تو بہت دور کی بات سوچ رہے ہو۔ ببن علی کی 2 بہنیں ہیں، درخشاں اور ظرفیشاں۔ دونوں میں سارے اودھ کا حسن سمٹ آیا ہے۔ درخشاں بیوہ ہے۔ اس کی شادی کے 1 سال بعد اس کے شوہر نواب مظہر علی نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اپنے بھائی ببن علی کے ساتھ ہے۔ ظرفیشاں کی ایک جگہ بات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتی چلو، مگر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ تم جانتی ہو، ببن علی کی خوابگاہ تک پہنچنا ایک دشوار گزار مرحلہ تھا۔ راستے میں پاسبان، دربانوں اور ملازموں کی ایک معقول تعداد موجود تھی۔ ہر چند کے میرے ساتھ انکا بھی تھی، لیکن یہاں اپنی آمد کا کوئی نشان چھوڑنا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ حویلی کے عقبی حصے سے ایک تنگ راستہ ملازموں کے کوارٹر کی طرف جاتا تھا۔ انکا مجھے وہیں لے گئی۔ میں دیواروں اور گوشوں کی آڑ لیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ انکا مجھے ایک ایسے زینے کی طرف لے گئی جہاں سے ببن علی کی خوابگاہ کا راستہ آسان تھا۔ میں زینے سے چھت پر پہنچا اور پھر ایک دوسرے زینے سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ ببن علی دیر سے اٹھنے کا عادی تھا۔ اس کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دھکا دیا تو کھل گیا۔ سامنے ایک شاندار مسیری پر وہ نواب کا بچہ، سور کا بچہ، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں نے ببن علی کو آواز دی، اٹھو ببن علی، اٹھیے، بس اب کہ لذت خواب سحر گئی۔
اس نے किसमिसाते हुए आंखें खोलीं और ये देखकर आंखें मसलने लगा कि उसके सामने मैं खड़ा हूँ। फिर वो एकदम किसी शिकारी कुत्ते की तरह उछलकर मसहरी से नीचे आ गया। उसका चेहरा मुझे देखते ही जर्द पड़ गया था। ये दूसरी बात है कि उसकी आंखों में आदमखोर शेर जैसी खतरनाक चमक मौजूद थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने घबराकर सवाल किया। खूब, तो तुमने मुझे पहचान लिया। एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है। तुम्हारी याददाश्त खासी अच्छी है। तुम्हें हमारे खलवत कदे में आने की जुर्रत कैसी हुई? मौत के लिए सारे रास्ते एक जैसे होते हैं। मैं तुम्हारी मौत हूँ। तमीज़ से बात करो, क्या चाहते हो? तुम्हारा खून। तुम इस वक्त हमारी हवेली में हो। शायद यहाँ तुम्हारे सर पर तुम्हारी अपनी मौत मंडला रही है। हमारे यहाँ गुस्ताखी की सज़ा बड़ी सख्त और कड़ी है। ये पालतू जानवर हमने यूं ही नहीं पाले हैं। बब्बन अली ने अपने गुर्गों के बारे में इशारा किया। सीधी तरह वो लड़की हमारे हवाले कर दो जो तुम्हारे गुंडे गुज़िश्ता रात उठा लाए हैं। बब्बन अली, याद रखो, अब तुम्हारी बहन कोठी की जीनत बनेगी। मेरा नाम जमील अहमद खां है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अब दरख्शां और ज़रफ़िशां के पैरों में जब तक घुंघरू नहीं बंधेंगे मुझे चैन नहीं आएगा। तुमने मेरी बहन पर हाथ डालकर आतिशफिशां को छेड़ा है। तुमने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला है। ये किसी और का गिरेबान नहीं, मेरा है। तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने गरजते हुए कहा। बकवास बंद कर जलील कुत्ते, मैं तुझे शूट कर दूंगा नाहिंजार। बब्बन अली भड़क उठा और बंदूक उठाने के लिए दौड़ा। मैंने उसे आगे बढ़ने से पहले ही दबोच लिया। वो एक तनोमंद और कसरती जिस्म का आदमी था। उसने मुझे जोर का धक्का दिया, लेकिन मैं जल्द ही उठकर खड़ा हो गया। बब्बन अली, मैंने दांत पीस कर कहा, तूने 2 टके की औरत अशरफी बेगम से साजबाज करके मेरी बहन को अगवा किया है। मैं तेरी बहनों के साथ भी यही अमल दोहराऊंगा। इत्मीनान रख। गुस्ताख, हरामजादे, चुप रह। वो आग बबूला हो गया। मेरी बहन मेरे हवाले कर दे। तू तज़ीन मेरे हवाले कर दे। ये सौदा महंगा नहीं है। बब्बन अली ने इत्मीनान से कहा। ऐन उसी वक्त इनका ने मेरे सर पर पंजे चिभोकर कहा कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। इस तरह बब्बन अली से तल्ख कलामी करके मुझे कुछ हासिल ना होगा, लेकिन मैं उसे जलील करके अपने दिल को सुकून पहुँचाना चाहता था। मैं खुद उससे निमटना चाहता था। मगर सूरज की रोशनी कमरे में आने लगी थी। ज़्यादा देर ठहरने का ये मतलब था कि हमारी आमद के बारे में इस बड़ी हवेली के लोगों को इल्म हो जाता। मैंने बब्बन अली को एक गलीज किस्म की गाली दी। जवाबन उसने भी मुझे कोसा। फिर मैंने मौका पाकर उसके गाल पर एक भरपूर तमांचा रसीद किया। वो धारता हुआ मेरे जिस्म से लिपट गया। हम दोनों के दरमियान मुगल्लज़ात का आज़ादाना तबादला होने लगा। इनका मुझे मना करती रही और आखिर वो मेरे इनकार के बावजूद मेरे सर से उतर गई। उसके सर से उतरते ही बब्बन अली के अंदाज अचानक बदल गए। उसने एक मामूल की तरह मेरी उंगली पकड़ी और अपनी ख्वाबगाह से मुल्हिक एक अलमारी की तरफ बढ़ा। जब उसने अलमारी को घुमाया तो नीचे तय खाने का जीना था। तय खाने में रुखसाना बेसुध पड़ी थी। मैंने उसे आहिस्ता से उठाया और अपने कंधे पर डालकर वापस बब्बन अली के कमरे में आ गया। वहाँ मैंने गुलपाश से अर्के गुलाब उसके चेहरे पर छिड़का। बब्बन अली खामोशी से बिल्कुल गुमसुम ये मंजर देख रहा था। कुछ देर बाद रुखसाना होश में आ गई और परेशान नज़रों से हम दोनों को देखने लगी। वो फौरन उठी और उसने बिस्तर पर पड़ी हुई एक चादर से अपना जिस्म ढांप लिया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने ये कहकर उसे खामोश कर दिया कि तुम कोई बात ना करो, चुपचाप मेरे साथ चली आओ। मेरे इशारे पर बब्बन अली ने मुझे हवेली के खुफिया रास्ते से बाहर कर दिया और मैंने रुखसाना की मौजूदगी में इनका से कहा, याद रखना, तुम्हें आज ज़मुर्द का खून पीना है। उस लड़की को मत भूलना जो एक बार मुझे यहाँ वरगला कर लाई थी, और ये काम इस मनहूस बब्बन अली से इंजाम दिलवाना। काश मैं खुद ये मंजर देख सकता। अब अंदर जाओ और उस फाशिया ज़मुर्द का खून पियो। मैं रुखसाना को लेकर घर पहुँचता हूँ। बब्बन अली ने मुस्कुराकर सर हिलाया और मुझे हाथ मिलाकर रुखसत किया। मुझे मालूम था कि अब क्या होगा। दोपहर तक इस महल में पुलिस होगी। मुझे दोपहर ही को पता चल जाएगा कि नवाब बब्बन अली अपनी एक नौजवान दाश्ता ज़मुर्द के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी इनका उसके सर पर मौजूद थी। कुछ दूर जाकर मुझे एक तांगा मिल गया। रुखसाना ने अपना चेहरा चादर से छुपा रखा था। मैंने रास्ते में उसे समझा दिया था कि वो घर जाकर यही कहे कि मैं उसे एक बुज़ुर्ग के यहाँ ले गया था। वो चादर से मुंह ढांपे रो रही थी। उसे दिलासा देते हुए मेरे आंसू निकल आए। मैंने उसका हाथ दबाकर कहा, मुझे मालूम है रुखसाना कि तुम बेकसूर हो। खुदा का शुक्र है कि तुम महफूज रह गई। घर में किसी को मालूम नहीं कि रात तुम्हारे साथ ये अलमनाक हादसा पेश आया है। अब हम वो मकान ही छोड़ देंगे
और किसी अच्छी जगह चल कर रहेंगे। दरवाजे पर चचा जान मुस्तरिब खड़े थे। मुझे रुखसाना के साथ देखकर उन पर शादी मरग की कैफियत तारी हो गई। उन्होंने अंदर ले जाकर उसे खूब ज़ोर से चिमटा लिया। वीरान घर में फिर से बाहर आ गई। इस सारे अमल में मुझे कोई 2 घंटे लगे होंगे। दोनों बच्चों को ये कहकर मुतमईन कर दिया गया था कि रुखसाना एक बुज़ुर्ग के यहाँ गई थी। मोहल्ले में रुसवाई होते होते रह गई। माला ने मुझे फ़ौरन चाय की प्याली पेश की और हम सब ने खूब सैर होकर नाश्ता किया। रुखसाना की हालत गैर थी। जाहिर है इस हादसे का उसे जिस कदर भी सदमा होता वो कम था। दोपहर को मैंने बब्बन अली की हवेली का रुख किया। वहाँ सादे लिबास वाले टहल रहे थे। थोड़ी ही देर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि नवाब बब्बन अली ने अपनी एक कनीज़ के पेट में छुरा घोंप दिया। मैं ये खबर सुनकर सीधा घर आ गया। बाकी तफसीलात के लिए मुझे इनका का इंतज़ार था। उस वक्त तक बब्बन अली इकबाल जुर्म कर चुका था और ऐनी शाहिदों के बयानात कलमबंद हो चुके थे। बब्बन अली ने यह कत्ल अपने कई मुलाजमों के सामने किया था। एक मुलाजिम का बयान था, बब्बन अली ने बेदर्दी और दीवानगी से छुरा ज़मुर्द के पेट में घोंप दिया, जिससे उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आईं और इसके बाद वो उसके सारे जिस्म पर वार करता ही चला गया। बड़ी मुश्किल से मुलाजमों ने उसे पकड़ा और उसके हाथ से छुरा छीन लिया। ये कत्ल छुपाने की बहुत कोशिश की गई मगर बात छुपी न रह सकी। 2 रोज़ बाद रात को जब मैं सोया था, इनका मेरे सर पर आ गई। उसने अपने नोकीले पंजे गाड़ कर मुझे जगा दिया। उसके चेहरे पर शादाबी की बजाय जर्दी थी। मैंने मुस्कुराहट के साथ उसकी पजीराई की। क्यों उदास क्यों हो? क्या ज़मुर्द का खून तुम्हारे लिए लज्जत बख्श साबित नहीं हुआ? जमील, मुझे अभी बब्बन अली के सर पर ही रहना चाहिए। मैं उसे सोता छोड़कर आई हूँ और तुम्हारे लिए एक परेशान कुन खबर लाई हूँ। इनका ने वहशत ज़दा लहजे में कहा, अगर तुमने फौरी तौर पर उस पर तवज्जो ना दी तो क्या होगा? मैंने इत्मीनान से कहा, जमील, अब बात बिल्कुल दूसरी है। मेरे महबूब, मेरे आका, अब शायद एक बार फिर हमारा साथ छूटने वाला है। बद्री नारायण ने काली के मंदिर से बाहर आने के बजाय वहीं मंडल में बैठकर मुझे हासिल करने का जाप शुरू कर दिया है। काली के मंदिरों के तमाम पुजारियों ने उसे इस बात पर मजबूर किया है। इस तरह वो मंदिर में होने वाले खून खराबे का तुमसे इंतकाम लेंगे। नहीं इनका, मैं बेचैन होकर बोला, अब तुम्हारी जुदाई का तस्वुर भी मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बद्री नारायण से भयानक इंतकाम लूँगा। उसने ये जाप कल ही शुरू किया है। हमारे पास अभी काफ़ी मोहलत है। काली के मंदिर में बद्री नारायण को छेड़ने का नतीजा तुम खुद देख चुके हो। इनका ने अपने होंठ चबाते हुए अफसुर्दगी से कहा, अगर साधु जगदेव तुम्हारी मदद को तैयार हो जाए तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन तुम उसे कहाँ तलाश करोगे? और कबल इसके कि मैं उसे कोई जवाब देता, माला ने सोते में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। दूर रहो, खबरदार मेरे करीब आने की कोशिश ना करना। बाबा की आत्मा मेरी रक्षा करेगी, तुम भस्म हो जाओगे। मूर्ख, मेरा कहाँ मान ले। दूर हट। बाबा महाराज। माला के चेहरे पर खौफ और दहशत के असरात गहरे होने लगे। उसने सोते में बाबा और महाराज के अल्फाज कई बार चीख कर अदा किए। दूसरे ही लम्हे ऐन उसके सर पर किसी गैर मरई ताकत के सबब फिजा में लाल पीले और नीले शोलों का टकराव हुआ और गोश्त जलने की चरांद उभर कर दूर होती गई। शोलों के गायब होते ही माला रानी एक भयानक चीख मारकर बेदार हो गई। उसकी गहरी सुरख आंखें उसी मुकाम पर कुछ देख रही थीं जहां शोले लपके थे। इनका हैरान नज़रों से माला को देखने लगी। मेरी कैफियत भी इनका से मुख्तलिफ नहीं थी। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बतदरीज तेज़ होने लगी। इनका के जुमले मेरे जहन में बाज़गश्त कर रहे थे। इधर इनका का गमज़दा चेहरा, उधर माला की दिल हिला देने वाली चीखें। माला एक भयानक चीख मारकर बेदार हो गई थी। उसकी सुरख आंखें उसी मुकाम पर कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं जहां शोलों का तसादुम हुआ था। माला के चेहरे पर खौफ का तसल्लुत था। वो चंद लम्हे सकते की हालत में छत की तरफ देखती रही, जैसे वहां उसे कुछ नज़र आ रहा हो। फिर दौड़कर मेरे कुशादा सीने से यूं चिमट गई जैसे मेरा सीना उसके बचाव के लिए कोई बेहतर पनागा हो। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें क्या हो गया माला? ज़रा आंखें खोलो, देखो ये तुम्हारे सामने मैं हूँ, तुम्हारा जमील। आप? वो मेरे सीने में समाती हुई गहरा सांस लेकर बोली, भगवान ने मुझे आपसे दूर नहीं किया। कैसी बातें कर रही हो? तुम इस वक्त बहुत हरासा और खौफजदा मालूम होती हो। सोते में तुम्हारी चीखों की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। ना जाने तुम क्या कह रही थी। गालिबन तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। ख्वाब नहीं, वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। कैसी हकीकत? भूल जाओ कि तुमने क्या देखा है। मैंने अपना तजस्सुस दबाते हुए माला को तसल्ली दी।
सोते में अक्सर ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, माला ने अपनी बड़ी आंखें ऊपर उठाकर कहा। अगर बाबा और महाराज ने मेरी सहायता ना की होती तो आज माला रानी आपसे हमेशा के लिए जुदा कर दी जाती। फिर वही बातें। मैंने बेख्तियार उसका चेहरा उठाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारी तरफ निगाह करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर जिंदगी की क्या वक़्त है। मेरी तसल्ली आमेज गुफ्तगू और मोहब्बत अंगेज रवैये की बिना पर माला के हसीन चेहरे से खौफ के असरात किसी हद तक दूर हो गए। उसकी आंखों की वो सुर्खी भी छट गई जो बेदार होते वक्त मौजूद थी। वो खुद पर काबू पा चुकी थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि कोई बात ऐसी ज़रूर है जो अब भी उसे ज़हनी तौर पर उलझाए हुए है। मेरी तरह इनका भी माला रानी को उदासी और मायूसी से देख रही थी। माला को मैंने खामोश कर दिया तो इनका की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो पहले ही थकी हुई और मुज़महिल बैठी थी। मेरे पूछने पर उसने मोहरे सुकूत तोड़ी और दिल पर निश्तर चलाने वाले लहजे में बोली, बहुत बर्दाश्त से सुनना जमील, मैं नहीं चाहती कि इस मौके पर तुम्हें अपने सदमों से आगाह कर दूं, मगर अब तुम्हारे लिए तमाम बातों का जानना ज़रूरी हो गया है। कहो कहो, तुम्हारी कुमान में कौन सा तीर रह गया है, फेंक दो मेरी तरफ। मुझे सुनाओ कि मैं एक बेसहारा आदमी गुस्से के सिवा और क्या कर सकता हूँ। ये सब कुछ बद्री नारायण ने किया था, इनका ने धीमे लहजे में कहा। बद्री नारायण का नाम सुनकर मेरे जिस्म में आग सी लग गई। क्या वो कमीना नरगिस की तरह माला को भी? इससे आगे मैं कुछ न कह सका। हाँ जमील, वो अब तुम दोनों के लिए ख़तरनाक होता जा रहा है। वो अब बाहर आने के लिए बेताब है, उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। मुझे तफसील से बताओ इनका, क्या माला ने कोई ख्वाब देखा था? वो शोले कैसे थे जिनका तसादुम मैंने और तुमने अपनी आंखों से देखा है? उस कमीने को क्या सूझी? आखिर बद्री नारायण माला के पीछे क्यों पड़ गया? मैंने एक ही सांस में बहुत से सवालात कर डाले। वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। माला को भी इसका इल्म है। वो जानती है कि उस पर किसने वार किया था। बद्री नारायण माला को ख़त्म करके तुम्हारे होशो हवास मुअत्तल करना चाहता है। उसका ख्याल है जिस दिन माला ख़त्म हो गई उस दिन तुम्हारे अंदर प्रीतम लाल की दान की हुई शक्ति भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मुझे हासिल करने के लिए उसने जाप शुरू कर दिया है। जब मैं चली जाऊंगी और तुमसे प्रीतम लाल की शक्ति भी छिन जाएगी तो तुम पर काबू पाने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। उस अपराधी ने तुम्हें कष्ट देने के लिए सोते में अपने वीरों से खतरनाक हमला कराने की कोशिश की थी। अगर प्रीतम लाल और जगदेव ने बर वक्त मदाखलत ना की होती और मैं इस वक्त मौजूद ना होती तो बद्री नारायण के वीर माला को मार डालने में ज़रूर कामयाब हो जाते। जब मैंने ये देखा कि प्रीतम लाल और जगदेव के वीर माला की मदद को आ चुके हैं तो मैं खामोशी से ये लड़ाई देखती रही। अगर ऐसा ना होता तो उन्हें ख़त्म करना मेरे लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मेरा वक्त पर मौजूद रहना शर्त था। इनका मुझे तफसील बता रही थी और मेरा जिस्म इश्तियालो इंतकाम से लरजने लगा था। माला ने जब मेरे हिसाब में तनाव महसूस किया तो मेरे सीने से हट गई और कहने लगी, क्या इनका आपके सर पर मौजूद है? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। आप उससे कुछ बातें कर रहे थे क्या? हाँ, वो मुझे वाक़े की तफसील बता रही थी। तो मेरे सामने बातें कीजिए, मुझे सब मालूम हो चुका है। इनका बद्री नारायण के मुतल्लिक बता रही थी कि उस नीच ज़ात पंडित ने इस बार तुम्हें निशाना बनाया है। वो मरदूद काली के मंदिर में छुपा बैठा है और वहीं से मुझ पर ओछे वार कर रहा है। मैं अभी तक उस अय्यार पंडित को पैवंदे ज़मीन करने में नाकाम रहा हूँ। जब तक वो काली के मंदिर में पुनाह गुज़ी है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तिल मिलाकर कहा, काश वो कुछ देर के लिए मंदिर से बाहर आ सकता। आप परेशान ना हों, मैं जगदेव महाराज से विनती करूंगी कि वो आपकी सहायता करें। मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात नहीं टालेंगे। माला ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की। और ये नामुमकिन है, ऐसा ना हुआ माला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इनका की जुदाई के बाद मेरा दूसरा बाजू भी कट जाएगा। मैं एक बार देख चुका हूँ कि इनका के जाने के बाद मुझ पर क्या आफतें नाजिल हुई थी। यकीन करो माला, मैं बिल्कुल अपाहिज हो जाऊंगा। इनका को हासिल करने के बाद बद्री नारायण मुझसे ज़बरदस्त इंतकाम लेगा और वो मेरी हालत इतनी बदतर कर सकता है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इनका को किसी तरह बद्री नारायण के कब्ज़े में नहीं जाना चाहिए। अगर हम बाबा प्रीतम लाल की शक्ति और जगदेव महाराज की मदद के बावजूद इनका को नहीं रोक सकते तो फिर हम बद्री नारायण के कब्ज़े में इनका के जाने के बाद उसके कहरो गज़ब का किस तरह दिफा करेंगे? फिर तो वो और ज़्यादा शैतान और जालिम हो जाएगा। माला, इनका मेरा और तुम्हारा सहारा है। मैं उसे बचाने के लिए जान पर खेल जाऊंगा।
आप मेरा ख्याल किए बगैर हर बात आसानी से कह देती हैं। मेरा जीवन आपके दम से है, आप हैं तो मैं हूँ, हम दोनों साथ ही मरेंगे। माला ने जज्बाती लहजे में कहा। मगर हमें मरना नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए अपनी तमाम कोशिशें करनी चाहिए। हम जिंदा रहेंगे। मैं बाबा और जगदेव महाराज से विनती करूंगी, तुम करके देख लो। अगर तुम उन्हें किसी तौर आमादा कर लो तो वो बद्री नारायण के जाप में रखना पैदा कर सकती हैं। बद्री नारायण काली के मंदिर में है, जहाँ के तकद्दुस का ख्याल यकीनन उनके इरादे में माने होगा, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। माला, हम उलझनों में चारों तरफ से घिर गए हैं, मैंने मायूसी से कहा। वो लम्हे बड़े कर्बनाक थे। इनका खामोशी से मेरे सर पर बैठी मेरी और माला की बातें सुन रही थी। माला बार बार मेरे सीने से लगकर अश्कबार हो जाती थी। हम तीनों बहुत दिल शिकस्ता बातें कर रहे थे। जहन गुंग था। जमील अहमद खान को फिर खतरों ने घेर लिया था। अशरफी बेगम और लखनऊ के नवाबीन उसके खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे थे। बब्बन अली खान से इंतकाम लेने के बाद भी हालात उसके हक में नहीं थे। तज़ीन का कोई पता नहीं था। प्रीतम लाल की शक्ति खास मौके पर काम आ रही थी। जगदेव एक हटेला साधु था जो तमाम फैसले अपने इख्तियार में रखता था। यह जमील अहमद खान भी खूब शख्स था। इसको कब का मरखप जाना चाहिए था, मगर इसकी किस्मत में ना जाने कितनी गर्दिशें लिखी थीं। शायद इसलिए लिखी थीं कि उसे अपनी तवील सरगुज़िश्त सुनाने का मौका मिलेगा और दुनिया उससे इबरत हासिल करेगी। मैं अपने मुतल्लिक जितना सोचता उतना ही दिमाग परेशान हो जाता। कल तक लखनऊ की सड़कों पर सीना ताने घूमता था। लखनऊ के बाजार हुस्न में, जहाँ बड़े लोग भी मनमानी नहीं कर सकते थे, वहाँ मेरी धाक बैठी हुई थी। आज मैं खुद से नजरें चुरा रहा था। क्या ये मैं हूँ? मेरे अंदर से किसी शख्स ने पूछा और मेरी आंखें नम हो गईं। हाँ, ये मैं था, एक स्याह बख्त और किस्मत ज़दा शख्स, जमील अहमद खां। मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। इनका ने मेरी कैफियत भांप ली और मुझे ख्यालों से निकाला। जमील, मैं अब चलती हूँ। बब्बन अली के सर पर रहना ज़रूरी है। जब तक उसे बाकायदा सज़ा नहीं हो जाती, मुझे उसका जहन अपने कब्ज़े में रखना होगा। मजबूरी है, ऐसे वक्त तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। जाओ इनका, मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। इस कदर परेशान न हो, अभी बद्री नारायण का जाप पूरा होने में 39 दिन बाकी हैं। हो सकता है कि इस अरसे में कोई बेहतर सूरत निकल आए। मर्दों की तरह हालात का मुकाबला करो। माला जैसी बीवी तुम्हारे साथ है, तुम्हें इतना फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है। जाओ इनका, तुम्हें देर हो रही है, मैंने बेजारी से कहा। मुझ पर जो गुजर रही है तुम उसे क्या महसूस करोगी? एहसासात की बात तुम्हारी समझ में कहाँ आएगी? दिल टूटने की आवाज़ वही सुन सकता है जिसका अपना दिल भी कभी टूटा हो। तुम एक अजीम ताकत हो, मगर तुम तो एक मशीन की तरह हो। मशीन जिसके भी तसरुफ में चली जाए उसी के इशारों पर चलती है। तुम्हें एक नया अक्का मिल जाएगा और तुम उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दोगी। जमील अहमद खान ना सही, बद्री नारायण सही, तुम्हारी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जमील, मेरे पास तुम्हारे तंज के जवाब में कुछ नहीं है, सिर्फ एक खामोशी है और सर्द आहें हैं। इनका की आंखें लबरेज हो गईं। उसकी नज़रों में शिकायत, मोहब्बत और अपनायत थी, लेकिन मुझे मालूम था कि उसके जज्बात के ये मुजाहरे वक्ती हैं। मुझे गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा था। इनका का मेरी मर्ज़ी से सर पर आना, फिर तरबीनी के कब्ज़े में चले जाने के बाद उसके हुक्म का ग़ुलाम हो जाना। कल वो बद्री नारायण के हुक्म पर मेरा खून भी पी सकती है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ इनका। किस्मत ने हम दोनों को हालात का ग़ुलाम बनने पर मजबूर कर दिया है। कल क्या होगा कौन जाने। तुम मेरी बातों का असर ना लो, मैं तो इंसान हूँ। इतने तूफ़ानों की अलगार हो तो आनी चट्टानें भी लरस जाती हैं। जब तुम जानते हो कि मेरी ताकत क्या है, मैं किस हद तक तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अपनी इनका से ऐसी बातें करते हो? तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आता? इनका ने भीगी पलकें उठाकर मुझसे नज़रें चार करते हुए कहा। तुम मुझे बेवफा समझते हो? क्या तुम्हारे सर पर रहने के बाद मैंने तुमसे कोई बेवफाई की? छोड़ो इनका, जाओ, तुम्हारा देर तक यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैंने उलझते हुए कहा। अगर बब्बन अली को होश आ गया तो अरसा हयात मुझ पर तंग हो जाएगा। इनका के होंठ कपकपा कर रह गए। वो डुबडुबाई नज़रों से मुझे देखती हुई सर से रुखसत हो गई। मैंने माला के मासूम सरापा पर नज़र डाली। बादे मुखालिफ के एक ही झोंके ने उसे निढाल कर दिया था। वो मुझसे चिमटी हुई थी, जैसे उसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई मंजूर ना हो। मैं उसे बाजुओं में समेट लेता, लेकिन बद्री नारायण के मनहूस तसव्वुर ने मुझे अपने आप में कहाँ रखा था। मैंने फौरी तौर पर एक अहम फैसला कर डाला। मैंने उससे कहा, मैं कल ही कलकत्ते जाना चाहता हूँ।
इस बात का अब फैसला हो जाना चाहिए, जीत किसकी होगी, मेरी या बद्री नारायण की। इसकी मुझे परवाह नहीं है। समझ लेना कि मैं महाज पर जा रहा हूँ। अब हम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा रहेगा। मुझे अपनी ज़िंदगी का बहुत कम यकीन है, लेकिन इस खौफ और ज़िल्लत की ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। माला मेरे इस जज्बाती फैसले पर शशतर रह गई और हिचकियों से रोने लगी। काली के मंदिर में बैठे हुए किसी पुजारी को ज़ेर करना मुझ जैसे शख्स के लिए कतई नामुमकिन था। माला ने मुझे समझाया कि ये एक बचकाना इरादा है, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मैंने कहा, मैं इनका को किसी हालत में उसके कब्ज़े में नहीं जाने दूंगा। आखिर मेरी ज़िद से मजबूर होकर माला ने इसरार किया कि वो भी मेरे साथ चलेगी। अगर मौत ही लिखी है तो दोनों साथ मरेंगे। चचा जान को ऐसे हालात में तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता था। चुनाचे मैंने माला से कहा, तुम्हारा चचा जान के पास रहना ज़रूरी है। मेरी गैर मौजूदगी में किसी भी वक्त तुम्हारी ज़रूरत पेश आ सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन बेचारों पर कोई भी मुसीबत आए। माला मुझे तन्हा जाने से रोकती रही। मैं उसे समझाता रहा कि वो ज़िद छोड़ दे। मेरी ज़हनी हालत तो पहले ही दगरगूं थी। माला से भी तलखी हो गई। वो मेरे रवैये पर रोते हुए बोली, अगर आपकी यही ज़िद है तो मैं अपने दिल पर जबर करके आपके फ़ैसले का एहतराम करूँगी, लेकिन मेरी एक बात मान लीजिए। माला ने हसरत भरे लहजे में दरख्वास्त की, आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी रवानगी मुलतवी कर दीजिए। इसके बाद मैं आपसे किसी बात के लिए नहीं कहूँगी। माला, तुम एक हफ्ते के लिए कह रही हो? मुझे एक एक लम्हा भारी मालूम हो रहा है। मैं बद्री नारायण को एक पल की भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब तक मैं उसे ख़त्म नहीं कर लूँगा यहाँ वापस नहीं आऊँगा। नरगिस की बेकरार रूह मुझे मुस्तरिब किए हुए है। तुम मेरे रास्ते में रुकावट पैदा ना करो, मेरी खातिर सिर्फ एक हफ्ते के लिए। माला ने सिसकते हुए मुल्तजी नज़रों से मिन्नत की तो मैं उसकी दरख्वास्त रद्द न कर सका। वो मेरी ज़िंदगी, मेरी रोशनी थी। मुझे उसकी हसरत भरी नज़रों पर रहम आ गया और मैंने तड़प कर उसे अपनी आगोश में ले लिया। एक तरह से ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे मौका मिल गया कि मैं सुकून से बद्री नारायण को ज़िच करने के लिए कोई उम्दा मंसूबा तरतीब दे सकूं। मैं सोच रहा था कि जब मैं मंदिर में दाखिल होऊंगा तो वहां उसी तरह मेरी पुजीराई होगी जिस तरह पहले हुई थी। मैं फिर कूड़े करकट के किसी ढेर पर गलाजत में लुथड़ा हुआ होश में आऊँगा। इतने महान पुजारियों की मौजूदगी और काली के पुरस्रार मंदिर में मेरी हैसियत ही क्या होगी? इनका मेरे साथ हस्बे साबिक नहीं जा सकती। प्रीतम लाल की शक्ति से मुझे पहले भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आग के दरिया में जा रहा हूं, अपने दीवानेपन में खुद अपनी हलाकत का सबब बन रहा हूं। मगर मैं यहाँ गैर मामूली वाक़यात का मुंतज़िर रहा तो दिन गुजरते चले जाएंगे और बद्री नारायण को ख़त्म करना मेरे लिए और भी नामुमकिन हो जाएगा। मुझे बाहर सूरत कलकत्ते जाना होगा और एक बार अपनी जैसी कोशिश करनी होगी। इरादे, अंदेशे और मुस्तकबिल का खौफ, अजब अजब ख्यालात जहन पर तारी थे। एक लम्हे एक फ़ैसला करता था तो दूसरे लम्हे दूसरा। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं प्रीतम लाल की शक्ति के ज़ेरे से आया हूँ और जगदेव की भी मुझ पर खुसूसी निगाह है। मुझे कोई ख़तरा पेश आया तो माला की वजह से वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ये सोचकर ज़रा हिम्मत बंदी और मैंने तय कर लिया कि मैं तमाम रुकावटों के बावजूद वहाँ जाऊँगा और बद्री नारायण को उसके इरादों से बाज रखूँगा। मुझे फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। मुझे पामर्दी से उन मसाइब का मुकाबला करना चाहिए, वरना बद्री नारायण सर पर चढ़ आएगा। उसी लम्हे मुझे बरकाती शाह याद आए जिन्होंने एक बार इनका के हसूल में मेरी मदद की थी। ना जाने वह मजजूब कहाँ हों। क्या मैं उन्हें तलाश करूं? हाँ, मगर कहाँ तलाश करूं? और तलाश भी कर लूं तो उनका मदद के लिए आमादा होना आसान काम नहीं है। लखनऊ में 2 रोज़ मेरे लिए 2 साल के बराबर साबित हुए। माला इन 2 दिनों में बड़ी खोई खोई सी रही। इनका अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं अपने कमरे में पड़ा मंसूबे बना रहा था। बब्बन अली ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म कर लिया था, लेकिन अभी तक उसकी किस्मत का फैसला नहीं हुआ था। मैंने अहद किया था कि बब्बन अली की दोनों बहनों दरख्शां और ज़रफ़िशां को अपनी बहन रुखसाना के अगवा की पादाश में कोठे की जीनत बनाऊंगा, लेकिन हालात ने इतनी तेज़ी से रुख बदला कि मुझे मजबूरन ये अहद किसी और वक्त के लिए उठा रखना पड़ा। उधर अशरफी बेगम से भी मुझे निमटना था। 2 रोज़ में कई बार इरादा किया कि उस फितना तराज औरत का मिजाज दुरुस्त कराऊं, लेकिन शायद अभी इसका वक्त नहीं आया था और लखनऊ के उन बिगड़े नवाबीन का भी कर्ज चुकाने को जी चाहता था जो अपने असर व रसूख की वजह से मुझे लखनऊ बदर करने की फ़िक्र में थे। मगर फ़िलहाल मैं सब कुछ भूल गया था। मैं इनका में उलझा हुआ था।
2 रोज़ इसी उधेड़बुन में गुजर गए। कोई मौसर तदबीर जहन में नहीं आती थी, बस खून खोल रहा था। तीसरी रात मैं जाग रहा था कि इनका मेरे सर पर आ गई और उसने बताया कि बब्बन अली खान के इकबाल जुर्म के बावजूद पुलिस का रवैया उसके साथ हमदर्दाना है। वजह यह है कि बब्बन अली के तमाम एज़ा और उसके वाकिफ़कार उमरा ने उसका मुकदमा पेचीदा बनाने और कमज़ोर करने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी है। उन्होंने इसे अपने वकार का मसला बना लिया है और बेतहाशा दौलत लुटा रही हैं। बब्बन अली के गुर्गों और दरबारी गुंडों ने इशारतन तमाम वाक़या उमरा के गोश गुजार कर दिया था कि उन्होंने किस तरह बब्बन अली के ईमा पर रुखसाना को अगवा किया था। इनका ने बताया यकीनन चंद आदमियों ने उस घर की निशानदेही भी की होगी। हालांकि तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, मगर जब उन्हें हादसे के बाद ये मालूम हुआ कि रुखसाना गायब है और बब्बन अली एक संगीन जुर्म का मुर्तकिब हो चुका है, तो उन्हें तुम तक पहुँचने के लिए कड़ियाँ मिलाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। अब तक वो तुम्हें गिरफ्तार करा चुके होते, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि बब्बन अली ने अपनी महबूब दाश्ता ज़मुर्द को कैसे कत्ल कर दिया और वो बार बार इकबाल जुर्म क्यों कर रहा है। बब्बन अली के चंद अजीज़ों ने हवालात में उससे मुलाकात भी की। वो उसे कुछ समझाना और उससे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वो उससे कुछ पूछ नहीं सके। वो बेचारा अपने होश में कहाँ था। इनका उनकी ज़ुबानी अपने मतलब के जवाबात दिलवा रही थी। कई बार वो मायूस होकर चले गए। पुलिस ख्वाम-ख्वाह हवालात में बब्बन अली को रोके हुए है, लेकिन कब तक? उन्हें एक न एक दिन ये मामला अदालत के सुपुर्द करना ही होगा और उस वक्त तक मुझे बब्बन अली के सर पर रहना होगा। इनका ने आते ही मुझे गुज़िश्ता 2 दिनों का माजरा सुनाया। क्या पुलिस मेरे पास भी आ सकती है? मगर क्यों? इस वक्त मेरे लिए पुलिस वगैरह के चक्कर से दूर रहना ही बेहतर है। मैंने वहशत से कहा, पुलिस तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकती? वो किसी वक्त भी तुम्हें पकड़ सकती हैं, ताकि बब्बन अली का जुर्म मुश्तबा और मशकूक बना दें। तो फिर मुझे फ़ौरन लखनऊ से चले जाना चाहिए। मैं किसी ताख़ीर के बगैर कलकत्ते जाने वाला था, लेकिन माला ने 1 हफ्ते के लिए मुझे रोक लिया। खूब, अगर तुम इस ज़माने में लखनऊ से चले गए तो गोया तुम अपने शूबे को और तक़वियत पहुंचाओगे और अपने खिलाफ खुद ही शहादत मुहैया करोगे। जाने इनका, क्या तुम मजाक कर रही हो इनका? ये बहुत संगदिली की बात है, खुसूसन ऐसे वक्त। मैंने नाराज़गी से कहा, कमाल है भाई, तुम भी खूब हो। जब भी आती हो कोई चरका लगा के जाती हो, तो मैं तुम्हें सच्ची बातें ना बताया करूं। ठीक है? ठीक है क्या? आप बताओ कि मैं क्या करूं? तुम सुनना ही नहीं चाहती, मुझ पर शक करती हो। तुम तो ऐसे लहजे में बातें कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। अब सिर्फ 37 दिन रह गए हैं, कुछ खबर है? हाँ जमील, इनका ने एक लंबी सांस खींची। तुम सच कहती हो, मगर तुम कलकत्ते क्यों जाना चाहती हो? फिर मेरे पास क्या तदारुक है? मैं बद्री नारायण को मनमानी करने के लिए इसी तरह छोड़ दूं? यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? मगर जमील, तुम वहां क्या कर सकती हो? जाने को तो तुम पहले भी वहां जा चुकी हो। देखो इनका, जब तक मैं खतरों में कूद नहीं पड़ूंगा, उस वक्त तक मुझे माला की खातिर मजबूरन जगदेव मेरी मदद को नहीं आएगा। ये तुम्हारा ख्याल है। फ़र्ज़ करो अगर वो तुम्हारी मदद ना कर सका, तो मैं मर ही तो जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। तुम बार बार नादीदा ताकतों के करिश्मे देख चुके हो और बार बार गलतियां करती हो। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास कोई तरकीब हो तो बताओ, मैंने तंजन कहा। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए दुख ही दुख हैं। तुम इसका फैसला बाद में करना। पहले तुम्हें लखनऊ के सरफिरे रऊसा को रोकना है। जो मुमकिन है कलकत्ते के लिए तुम्हारी रवानगी नामुमकिन बना दें। अशरफी बेगम, तज़ीन की बाजियाबी और तुम्हें ज़िक पहुंचाने के लिए लखनऊ के तमाम जादूगरों के घर गई है। उसके कोठे के एक कमरे में पंडित धोनी रमाई बैठा है और उसने वादा किया है कि वो तुम्हें वहीं बुलाकर ऐसा सबक देगा कि तुम उम्र भर उसे याद रखोगे। अच्छा, उस हुराफा के इतने पर निकल है? क्या तुम इस वक्त बब्बन अली को तन्हा नहीं छोड़ सकती? मैं उस नवाब के बच्चे को सुलाकर आ सकती हूँ। उससे पहले नहीं, तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। तो फिर अभी मेरे साथ अशरफी बेगम के यहाँ चलो। मैं उस पंडित से मिलता हूँ और देखता हूँ कि वो कितने पानी में है। छोटा मोटा आदमी है, थोड़ा बहुत जानता है, हाथ पांव चला लेता है, मगर इसके अलावा तुम्हें इन 2-4 दिनों में खुलकर लखनऊ की सड़कों पर आना होगा और अपनी कुछ धाक बिठानी होगी ताकि वो तुम्हें इस मामले में मुलविस न कर सकें। बाज रहें, घर बैठे रहने से कुछ ना होगा। इनका की बात सच्ची थी। अगर मुझे किसी तौर पर पुलिस के निर्गे से बचे रहना था तो ये तमाम एहतियातें लाजिम थीं। इनका थोड़ी देर में आने का वादा करके चली गई। मैंने 2 दिन से घर के मामलात में भी कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। अब कमरे से बाहर गया
और बबातिन बेदिली से और बज़ाहिर खुश दिली से बहनों, चचा जान और माला से गुफ्तगू में मसरूफ़ रहा। फिर लिबास तब्दील करके मैं इनका का मुंतज़िर था कि माला ने सवालात करने शुरू कर दिए। मैंने उसे बहलाया फुसलाया और जब बहुत देर हो गई और इनका नहीं आई तो मैं खुद घर से निकल गया। रास्ते में इनका मेरे सर पर जलवागर हो गई। मैं उम्दा लिबास में था और खूब जच रहा था। इनका ने आते ही छेड़खानी शुरू कर दी। अशरफी बेगम की जलवागाह में जाने से पहले मैं अपनी शनाख्त कराने के लिए पहले 2-4 मशहूर तवाइफ़ों के यहाँ गया, लेकिन ये वक्त लुत्फ़ लेने का नहीं था। जहाँ जहाँ मैं जाता रहा घुंघरू मेरे रोब से थरथराते रहे और मुझे यकीन हो गया कि वो सब लोग तज़ीन के अगवा में 100% मुझे मुजरिम समझते हैं। मैं बेदरेक दौलत लुटाता और एक आध मिसरा सुनकर उनकी तरफ बेनियाजी से एक नज़र देखता। सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता रहा। मैं अशरफी बेगम के कोठे पर पहुंचा। अशरफी बेगम जैसे मेरी मुंतज़िर ही थी। उसने आगे बढ़कर तंज़न मेरा इस्तकबाल किया। मैंने भी 2-4 चुभते हुए जुमले छोड़ दिए। इनका ने मुझे बताया कि दूर एक कमरे में बंद होकर पंडित मेरे खिलाफ कोई जंतर मंतर आजमा रहा है। उसने अशरफी बेगम को यकीन दिलाया है कि वो मुझे हर हालत में यहाँ खींच लाएगा। मेरी आमद से अशरफी बेगम यही समझी कि ये उसके खरीदे हुए पंडित के जादू का असर है। मैं कुशां यहाँ चला आया हूँ। मैं मुस्कुराकर बैठ गया। शमीम मेरे पास आई। उसकी नज़रों में एक बेचैनी थी। वो मेरे पहलू से लगकर बैठ गई और मुझसे तन्हाई में राजदराना बातें करने की कोशिश करती रही। इनका ने उसकी बेचैनी की वजह बताई तो मुझे उस पर बड़ा प्यार आया। वो ये चाहती थी कि मैं फ़ौरन यहाँ से चला जाऊँ। ये बात उसने अटकते अटकते कह दी और घबराकर अशरफी बेगम की तरफ देखा। अशरफी बेगम ने उसे मुझसे इतने करीब देखा तो अपने पास बुला लिया और वो सहमी सहमी मेरे पास से उठकर इस तरह चली गई जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। अशरफी बेगम ने उसके कान में कुछ कहा। उसने हामी भरी और दोबारा मेरे पास चली आई। आते ही खुशबाश अंदाज में वो मुझसे बातें करने लगी। उसने बातों बातों में इशारतन एक बार फिर बताया कि अशरफी बेगम ने उसे हदायत की है कि वो मुझे रिझाकर अंदर एक कमरे में ले चले जहाँ एक पंडित बैठा हुआ जादू कर रहा है। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरा एतमाद देखकर वो बहुत हैरान हुई और मुझसे दोबारा वहाँ से भाग जाने के लिए कहने लगी। मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम यकीनन तवाइफ़ज़ादी नहीं हो। तुम्हारी रगों में कोई शरीफ खून दौड़ रहा है, मगर आप यहाँ से चले जाइए। वो पंडित सुना है बहुत पहुँचा हुआ आदमी है। शमीम ने कहा, चल के देखते हैं वहाँ क्या तमाशा होता है। आप शायद मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। शमीम ने हसरत से कहा, मैं तुम्हारी बातें दिल में उतार रहा हूँ। तज़ीन की तरह तुमने भी मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। मैं इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा कि तुमने मुझे ख़तरे से आगाह कर दिया। अशरफी बेगम ये समझ रही हैं कि मैं आपसे उल्फत की बातें कर रही हूँ। आप समझ गए ना? हाँ। और मैं तुम्हारी मोहब्बत के जवाब में अंदर कमरे में जाना भी चाहता हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप वाकई वहाँ जाना चाहते हैं? वो बहुत जालिम है, सूरत से ही करीह नज़र आता है। अरे चल के तो देखो मेरी गुड़िया, घबराती क्यों हो? शमीम मुझे मना करती रही और मैं हंसकर टालता रहा। आखिर मेरे इशारे पर कपकपाते हाथों से उसने मुझे उठाया और राहदारी में ले गई। अशरफी बेगम भी वहीं चली आई और बड़े ठुस्से से कहने लगी, अरे शमीम, ये खान साहिब को कहाँ लिए जा रही हो? खान साहिब तखलिए में मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। शमीम की आवाज़ में लर्जिश थी। ज़ही नसीब, खुदा खैर करे। अशरफी बेगम ने मक्कारी से कहा। शमीम मेरा हाथ पकड़े मकान के आखिरी सिरे पर ले गई। पीछे अशरफी बेगम भी खरामा खरामा चली आ रही थी। मैं निहायत बेपरवाही से शमीम की उंगली पकड़े उससे कुछ शगुफ्ता कुछ दिलनशी बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस कमरे में चली जाओ ना, अकब से अशरफी बेगम की आवाज़ आई। शमीम मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ मैंने एक पंडित को आलती पालती मारे बैठे देखा। मुझे देखकर वो चौंका और मेरा इश्तियाक दो चंद हो गया। पीछे अशरफी बेगम थी। उसने पीछे ही से गालिबन कोई इशारा किया। पंडित जैसे समझ गया और उसने अपने दांत निकाल दिए। मैंने अनजान बनकर पूछा, तुम मुझे कहाँ ले आई शमीम? ये कौन शख्स है? शमीम की ज़ुबान में लुकनत पैदा हुई। उसकी बजाय अशरफी बेगम ने जवाब दिया, चलते चलते इनसे भी मुलाकात कर लीजिए खान साहिब। ये पंडित मुरलीधर हैं। पंडित जी ने कहा था कि वो आपको मेरे गरीब खाने पर अपनी ताकत से खींच लाएंगे। मेरी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई अशरफी बेगम? मैंने मसनूई लहजे में कहा। आपके दिमाग में फिर कुछ समा गया है। ज़रूरत तो महाराज को पड़ी है, वही आपसे बात करेंगे। शमीम सुकड़ी सिमटी खड़ी थी। इनका मेरे सर पर खामोश बैठी पंडित को घूरे जा रही थी। अशरफी बेगम के अंदाज में सुर्ख रुई और फतह झलक रही थी। मैंने शमीम का हाथ छोड़ा और वहाँ से इस तरह खिसकने लगा जैसे मैं खौफजदा हो गया हूँ।
कहाँ जा रहा है मूर्ख? इस बार महाराज मुरलीधर की आवाज़ आई। तुझे हमने बुलाया है। आपने महाराज इस सेवक को क्यों याद किया है? मैंने इस कदर आजी से कहा कि इनका को हंसी आ गई। तू बड़ा पापी है। तूने जो 1-2 जंतर मंतर सीख लिए हैं उनसे इन बच्चों को डराता है, धमकाता है। महाराज ने कठोर लहजे में कहा, बता तूने इसकी पुत्री कहाँ छुपा रखी है? महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे पता नहीं कि इसकी पुत्री कहाँ है। मैंने अशरफी बेगम की तरफ इशारा करके कहा, यह झूठ बोलता है। ये शख्स बहुत कमीना, साजिशी और बदमाश है। अशरफी बेगम ने यकदम तैश में आकर कहा, शांत शांत। पंडित ने हाथ उठाकर अशरफी बेगम से कहा, फिर मुझसे मुखातिब हुआ, बालिक बता दे तज़ीन कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मैंने सच सच कह दिया। आप विश्वास क्यों नहीं करते? तो हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। तो इस समय इस शहर के सबसे बड़े पंडित के सामने खड़ा है। मैंने आजिज़ी से फिर मना किया। शमीम का बुरा हाल था। अशरफी बेगम झुझबुझ नजर आती थी। मेरे मुसलसल इनकार पर पंडित को गुस्सा आ गया। उसने बिफर कर अपना कशकोल उठाया और उसमें कुछ पढ़कर फूंका। कशकोल देखते ही देखते अंगारों से भर गया। पंडित ने गुस्से में मुझसे एक बार फिर तज़ीन का पता दरियाफ्त किया। मैं इसी मौके का मुंतज़िर था। मैंने हस्बे साबिक इनकार कर दिया। इस पर उसने अंगारों से भरा हुआ कशकोल मेरी तरफ उछाल दिया। उधर इनका मेरा इशारा पाते ही हरकत में आ गई। उसने अपना हाथ उठाया ही था कि कशकोल में जलते हुए कोयले ठंडे हो गए। अपने मंत्र का ये हशर देखकर पंडित की तेवरी पर बल आ गए। उसने पैंतरा बदलकर अपना चिमटा उठाया और ज़ोर ज़ोर से वहशत ज़दा अंदाज में ज़मीन पर मारने लगा। मैं किसी तासुर का इजहार किए बगैर उसे घूर रहा था। चिमटे की आवाज़ जैसे जैसे तेज़ हुई, एक सियाह बिल्ली मकरू और खौफनाक आंखों वाली ना जाने किस तरफ से नमूदार हुई और आनन फानन मेरे चेहरे की तरफ झपटी। उसके एक ही वार में चेहरे की ऊपरी तह अलहदा हो सकती थी। इनका के इशारे पर मैंने अपनी एक उंगली को जुम्बिश दी। बिल्ली भयानक चीख मारती हुई पीछे की तरफ भागी और लम्हों में ज़मीन पर लोटने पोटने लगी। पंडित ने उसकी ये हालत देखकर उसे उठाया और तेज़ी से तड़पती हुई बिल्ली को अपने झोले में डाल लिया। अशरफी बेगम का चेहरा जर्द हो गया था और शमीम की निगाहों में तमानियत झलकती थी। पंडित ने अपना ये वार भी नाकाम देखकर मुझसे कहा, तू भी कुछ जानता है? और आजमा ले उल्लू के पट्टे। मैंने एकदम अपना लहजा बदल दिया। तू मुझे नहीं जानता, अपनी ज़ुबान संभाल। पंडित गरजा, तू भी मुझे नहीं जानता कमीने, जा यहाँ से दफ़ा हो जा। ठहर, मैं तुझे देखता हूँ, पंडित ने दांत पीस कर कहा। और इसके बाद उसने मुख्तलिफ किस्म के शोबदे और तमाशे मुझे ज़िक पहुँचाने के लिए किए, लेकिन वो मेरे लिए कुछ मामूली खेल थे। मुसलसल नाकामी देखकर पंडित को पसीना आ गया। मैंने उसे गरज कर कहा, अब कुछ मेरे हाथ भी देख ले कि मैं क्या हूँ। मेरा ये कहना था कि पंडित का चेहरा जर्द हो गया। उसने कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंका और मुझे घूरने लगा। दफातन वो घबराकर मुझसे मुखातिब हुआ। मैं समझ गया, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे भूल हो गई। आपके पास इनका देवी है? पंडित ने गिड़गिड़ाकर कहा, इनका देवी के अलावा तुझे और कुछ नज़र नहीं आता सुअर की औलाद? ले, मैं तेरे पास इनका को भेजता हूँ और फिर बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। इनका मेरा जुमला पूरा होते ही उसके सर पर चली गई और वो मेरे पाँव पड़ गया। धन्य हो महाराज, धन्य, आपने इनका देवी का दर्शन करा के मुझ पर बड़ा एहसान किया। वो मेरी खुशामद पर उतर आया, लेकिन मैंने उसे मुआफ़ नहीं किया और दिल ही दिल में प्रीतम लाल की शक्ति से मदद लेने का इरादा किया। और इसका नतीजा निकला कि मेरे सामने पंडित फर्श पर लौटने और चीखने चिल्लाने लगा। इनका उसके सर से फ़ौरन चली आई। पंडित मुरलीधर का ये हशर देखकर अशरफी बेगम भी मेरे पाँव पर गिर गई। शमीम आंखें फाड़े उन दोनों को मेरे कदमों पर लौटता हुआ देख रही थी। अशरफी बेगम ने मामले की नज़ाकत समझकर अपना रवैया फ़ौरन तब्दील कर लिया था। मैंने उन दोनों को लहदा किया और शमीम के हाथ का बोसा लेकर अशरफी बेगम से कहा, सुनो अशरफी बेगम, इतनी नसीहत तुम्हारे लिए गालिबन काफ़ी होगी कि आइंदा कभी तुमने मेरे खिलाफ़ कोई साजिश की तो इबरतनाक इंजाम के लिए तैयार रहना। अपने नवाबीन को समझा दो कि वो मेरे आड़े ना आए। मैं आपसे वादा करती हूँ खान साहिब, अशरफी बेगम ने गरिया करते हुए कहा, मुझसे अब कोई लग्जिश नहीं होगी। ये वाकई बहुत अहम था। अशरफी बेगम और पंडित रेशा ख़त्मी हो गए थे। वो लम्हों में बदलकर मेरी बुरी तरह खुशामद कर रहे थे। शमीम भी हैरत और खौफ से, लेकिन एक अपनाइयत के साथ मेरे पहलू में दुबकी हुई थी। इतना बहुत था, मैं वहाँ अपनी शख्सियत के कुछ ऐसे गहरे नकूस छोड़े जा रहा था जिन्हें अशरफी बेगम और पंडित कभी भूल नहीं सकते थे। रुखसत के वक्त अशरफी बेगम की हालत अजीब थी। वो मुझ पर वारिफ्ता फरीफ्ता हुई जा रही थी। उसका सारा कसबल निकल गया था।
मैं जल्द ही आने का वादा करके वहाँ से चला आया और घर आकर बेसुध पड़ गया। इनका वापस बब्बन अली के सर पर चली गई और मैं 5 रोज तक लखनऊ के खास इलाकों में घूमता रहा। पुलिस की नज़रों में खुद को लाता रहा और ये मशहूर करता रहा कि मैं चंद दिनों के लिए शहर से जा रहा हूँ। इसके बाद अशरफी बेगम के यहाँ जाने का मौका नहीं मिला और ना ही किसी दूसरी तवाइफ के यहाँ। अलबत्ता उस बाजार से ज़रूर गुजर हुआ। 1 हफ्ते में मेरी खासी धूम मच गई थी। इस अरसे में जो मकसद मैं हासिल करना चाहता था वो मैंने किसी हद तक हासिल कर लिया था। वैसे एक एक पल वहशत में गुजर रहा था। अपने दिल का हाल तो खुद मुझे मालूम था। किसे मालूम था कि सड़कों पर दंदनाता हुआ यह सरकश इंसान अंदर से कितना गमज़दा और दुखी है। शब रोज़ मुझ पर क्या क़यामत गुजर रही है। मेरा सूरज गुरूब हो रहा था, मैं गुरूब हो रहा था। आखिर वो दिन आ गया जब मुझे कलकत्ते जाना था। 7 रोज़ बीत गए थे। 7वें रोज़ सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि माला एक कोने में मर्गशाला पर बैठी मुँह ही मुँह में न जाने क्या पढ़ रही है। मुझे उसकी मासूमियत पर तरस आ गया। वो इतनी मुनहमिक थी कि मुझे न देख सकी और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उसे देर तक देखता गया। मैंने खुद से कहा, जमील अहमद खां, माला रानी को खूब जी भर कर देख लो। किस्मत का पांसा फिर तुम्हारे खिलाफ पड़ा है। ना जाने फिर इसे दोबारा देखना नसीब हो या ना हो। माला ने अपना जाप ख़त्म करके नज़र उठाई तो मुझे महवे नज़ारा देखा। वो मर्ग छाले से उठकर मेरे करीब आई और उसने बड़े वालेहाना अंदाज में मेरे गले में बाहें डाल दी। उसने एक बार फिर दबे दबे लफ्ज़ों में मुझे रोकना चाहा, लेकिन अब शदीद इसरार की उससे हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उसकी कल्बी कैफियत से वाकिफ़ था। उसका दिल रो रहा था मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने उसे समझाया तो उससे ज़ब्त न हुआ, रो पड़ी। मेरे लिए दुआएं मांगने लगी, मुझे कामयाबी का यकीन दिलाती रही। मैं उससे जुदा होकर चाचा जान के पास गया और अपनी अचानक रवानगी के सिलसिले में बड़ी मुश्किल से उनकी हैरत दूर की। चाचा जान से इजाज़त लेकर मैं बारी बारी तमाम बहनों से मिला, उनके सर पर हाथ रखा। फिर माला के पास आया जो सफरी सामान तैयार कर रही थी। माला से जुदाई के आखिरी लम्हात बहुत रिक्कत अंगेज थे। हम दोनों जज्बाती बातें करते, रोते और मुस्कुराते रहे। फिर मैंने माला से चचा जान और बहनों का ख्याल रखने की ताकीद की और कहा अगर हालात मेरे हक में नासाजगार हुए तो वह इसी चौखट पर ज़िंदगी गुजार दे। मेरी इस दिल खराश वसीयत से माला तड़पने लगी और रुंधी हुई आवाज़ में बोली, मैंने बाबा और जगदेव महाराज से प्रार्थना की है। मुझे विश्वास है कि वो आपकी सहायता करेंगे। आप दिल छोटा क्यों करते हैं? नहीं नहीं, मैंने आंसू पहुँच कर कहा। माला, मुझे वचन दो कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम यहाँ का ख्याल रखोगी। आपके चचा जान मेरे पिता समान है। मैं वचन देती हूँ कि कोई मुसीबत आएगी तो पहले मुझ पर आएगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फिर माला से इजाज़त लेकर सामान उठाया और घर वालों से दोबारा मिलकर बाहर आ गया। मकान पर आखिरी नज़र डाली और कदम आगे बढ़ा दिए। मैं जा रहा था, लेकिन ऐसी मंजिल की तरफ जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। चलते वक्त कदम डगमगाए। उन लोगों को, अपने प्यारों को मैं कहीं आखिरी बार तो नहीं देख रहा हूँ। मैं ठिठक कर रुक गया। फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ने लगा। मेरे पास और क्या तदबीर है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे तज़ीन, नरगिस और कुलदीप बेख्तियार याद आई। कैसे कैसे लोग बिछड़ गए और कैसे कैसे लोग अब बिछड़ रहे हैं। माला की हसरतनाक नज़रें अभी तक मेरे जिस्म में चुभी जा रही थी। दिल टुकड़े टुकड़े था। बद्री नारायण को इस तरह छोड़ दिया जाता तो ज़िंदगी की कोई हल्की सी उम्मीद भी बाकी नहीं रहती। ये सफ़र तो ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए था। मैं अपने ख्यालात में इस कदर महव था कि मुझे खबर ना हो सकी कि कब स्टेशन आ गया। तांगे वाले ने मुझे मुखातिब किया तो मैं चौंका। उसे किराया देकर मैं स्टेशन की हदूद में दाखिल हुआ। गाड़ी की रवानगी में अभी 20 मिनट बाकी थे। डब्बे में मेरे सिवा कोई दूसरा मुसाफिर नहीं था। डब्बे में जाकर मैं सीट पर धड़ाम से गिर गया। अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज़ दी। मैंने चौंक कर देखा तो आंखें चमक उठीं, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। साधु जगदेव मेरे करीब खड़ा गहरी संजीदा नज़रों से मुझे घूर रहा था। प्रणाम महाराज, मैंने बड़ी अकीदत से कहा। कहाँ जा रहा है तू? जगदेव ने रूखी आवाज़ में मुझसे दरियाफ्त किया। कलकत्ता, मैंने उसकी उलझन और बेरुखी से सहम कर कहा। बाज आजा, अब भी समय है। अपनी ज़िद से बाज आजा। काली के मंदिर में तेरा कोई जंतर मंतर, कोई दाव सफल नहीं होगा। जगदेव ने खुश्क लहजे में कहा। तू मुसीबतों में फंस जाएगा। अब कोई रास्ता भी नहीं है महाराज, पानी सर से ऊंचा हो गया है। मैंने किसी कदर जुर्रत से कहा। बद्री नारायण ने बड़े जख्म लगाए हैं। पहले उसने नरगिस को छीना, फिर माला रानी पर हमला किया और अब वो इनका को अपने कब्जे में करना चाहता है।
मुझे क्या बताता है, मैं सब जानता हूँ, परंतु तेरा काली के मंदिर में जाना ठीक नहीं। देवी बद्री नारायण की रक्षा उस समय तक करेगी जब तक बद्री नारायण उसके चरणों में है। तू और तेरी इनका मिलकर भी देवी और बद्री नारायण के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा क्या हुक्म है महाराज? समय का इंतजार कर बालिक, अपनी जिद छोड़। लखनऊ से तेरा बाहर जाना ठीक नहीं। पर सोचो महाराज, अगर बद्री नारायण इनका को हासिल करने में कामयाब हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास क्या बचेगा? इनका पर तुझे बड़ा घुमंड है। जगदेव ने तेज आवाज में कहा। क्या वो बता सकती है कि उस वैश्या की छोकरी तजीन पर क्या बीती? ना सही महाराज, परंतु मैं बद्री नारायण को उसके जाप में सफल नहीं होने दूंगा, मैंने चिढ़कर कहा। मूर्ख, अपराधी, क्या तू काली के साथ युद्ध लड़ेगा? जगदेव ने कांपते हुए कहा। पापी, तेरी ये मजाल। महाराज, या तो मेरी मदद करो या मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर मेरी किस्मत में मौत ही लिखी है तो तुम्हारी शक्ति भी उसे नहीं टाल सकती। मैं बेजारी से बोला। मैं समझ रहा था कि जगदेव मेरी मदद के लिए आया है, मगर उसके रवैये ने मुझे दिलबर्दाश्ता कर दिया था। वो हमेशा इसी किस्म की गुफ्तगू करता था। मेरा ख्याल था कि माला रानी की वजह से वो मेरी मदद करेगा और हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन उसके मायूसकुन अंदाजे गुफ्तगू ने मुझे और झुंझला दिया। भाग्य का लिखा भी टल सकता है, परंतु मनुष्य को समय का ध्यान होना चाहिए। जगदेव गुस्से में बोला। तेरी आंखों पर पट्टी पड़ चुकी है, तू काले और सफ़ेद की तमीज़ खो चुका है। तूने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की है। तू नहीं जानता कि अगर मुझे माला के स्वर्गवासी बाबा और अपने मित्र का ख्याल ना होता तो मैं तुझे बताता। मैं जवाब में खून के घूंट पीकर रह गया। गाड़ी की रवानगी में 7-8 मिनट बाकी थे। मैंने जगदेव से नज़रें चुरा ली। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। जगदेव की बुजुर्गी का ख्याल था। ख्वाह मेरा इंजाम कुछ भी होता, उधर मुझे नाज था कि मेरी जिद से मजबूर होकर वो मेरी मदद को मजबूरन आमादा हो जाएगा। क्या सोच रहा है? जगदेव ने मुझे खामोश देखकर करख्त आवाज़ में कहा। मूर्ख, मैं कहता हूँ, मेरा कहा मान ले, नहीं तो सर थाम कर रोएगा। महाराज, क्या तुम भी मुझे बद्दुआएं देने आए हो? मैंने तिलमिलाकर कहा। क्या तुम भी गैर हो गए? बकवास मत कर, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कलकत्ते जाने का फैसला कर लिया है, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। मुझे तुम्हारा लिहाज है, इसलिए मैं खुलकर बात नहीं कर रहा। तुम्हारे मित्र बाबा प्रीतम ने माला मुझे दान करते समय कुछ शक्ति भी दान की थी। ये कैसी शक्ति है जो मेरे बुरे वक्त काम नहीं आ सकती? बाबा की बेटी माला का सुहाग उजड़ने को है। अब एक दुश्मन काली के मंदिर में छुपकर घात लगा रहा है और तुम कहते हो मैं खामोश बैठा रहूं। मैं पहले भी एक बार इनका के जाने के बाद मुसीबतों में घिर चुका हूं। अब और कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि काली के मंदिर में मेरा जाना ठीक नहीं, मगर मुझे विश्वास है कि तुम और बाबा प्रीतम लाल माला को विधवा नहीं होने दोगे। तुम आखिर में बहरहाल मेरी मदद करोगे। तुम्हें आना पड़ेगा, और तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। मैं ऐसी मौत को गले लगा लूँगा जो जिल्लत की ज़िंदगी से यकीनन बेहतर होगी, लेकिन तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। मैं फट पड़ा और खुलकर सब कुछ कह दिया। तुम मूर्ख है, तू कुछ नहीं जानता। तेरी मदद को वहाँ कोई नहीं आ सकता। और क्या तू ये समझता है कि तू अपने इरादे से कलकत्ते चला जाएगा? जगदेव ने शदीद गुस्से से कहा। मेरी बातों से वो बहुत नाराज़ हो गया था। मैं कलकत्ते ज़रूर जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। अच्छा? जगदेव ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तेरा फैसला अटल है? हाँ, मैंने कुछ बिगड़ कर कहा। मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ। सुन, तू नहीं जा सकता। हर जगह मनमानी करता है, अपनी औकात से बढ़कर बातें करता है। तूने मेरे सामने ज़ुबान खोली है। जगदेव की आंखें खून बरसा रही थी और ज़ुबान आग उगल रही थी। तू कलकत्ते की बात करता है? लखनऊ का स्टेशन ही तुझ पर भारी हो जाएगा। तूने मेरी बात नहीं मानी, जगदेव की बात नहीं मानी। तुझे इस भूल की अवश्य सज़ा मिलेगी। साधु का कहा याद रखना। साधु जगदेव ने एक ना समझ में आने वाला खौफनाक नारा बुलंद किया। दूसरे ही लम्हे वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मेरी कैफियत अजब गूंगू की थी। शदीद गुस्सा भी था और खौफ भी। जगदेव के चले जाने के बाद मुझे उस पर और तैश आया, और प्रीतम लाल पर भी, कि मेरी मदद करने की बजाय वो मुझे बद्दुआएं और गालियां देता चला गया। मैंने स्टेशन की घड़ी देखी। रवानगी में बमुश्किल 3 मिनट थे। मैंने उस शख्स को सरसरी नज़र से देखा जो डिब्बे में दाखिल हो रहा था। मेरा ख्याल था कि वो कोई मुसाफिर होगा, लेकिन वो मुझे देखकर चौंक पड़ा और टिकटिकी बांधकर घूरने लगा। उसी से मुझे कुछ शुबा हुआ। मैंने तवज्जो हटानी चाहिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो जहर खून से बोला। लखनऊ से बड़ी जल्दी दिल उचाट हो गया तेरा? कौन हो तुम? मैंने टपट कर पूछा। मैं तुम्हें नहीं जानता।
परंतु मैं तुमको खूब जानता हूँ जमील अहमद खान, तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आना पड़ा। नौवारिद ने मर्दानगी से जवाब दिया, फिर कड़क कर बोला, अपना सामान उठाओ और शराफत से गाड़ी से नीचे उतर आओ। थाने चलकर तुमसे तफसीली गुफ्तगू होगी। देखो महाशय, अपना रास्ता लो, मुझे तंग न करो। अगर तुम्हें मेरी तलाश थी तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुक्ति चाहते हो तो दुम दबाकर यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी गफलत पर पछताना पड़े। मैंने उसे झिड़क दिया। नौवारिद के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट छा गई। फिर जो कुछ हुआ वो मेरे वहम गुमान में भी ना था। अचानक डिब्बे में मुसल्लह सिपाहियों का दस्ता घुस आया और मुझे जकड़ लिया गया। मुझे घसीट कर नीचे उतारा गया और धक्के मारकर स्टेशन से बाहर लाया गया। पुलिस की बंद गाड़ी पहले से मौजूद थी। कोई एहतजाज, कोई फरियाद कारगर न हुई। मैंने जुर्म की नौयत दरियाफ्त की तो जवाब में मेरे गालों पर जोरदार थप्पड़ लगाए गए। फिर मुझे किसी जानवर की तरह गाड़ी के पिछले हिस्से में ठूंस दिया गया। 4 मुसल्लह सिपाही मेरे साथ अंदर आए। दरवाज़ा बंद होते ही वो हिस्सा अंधेरे में डूब गया। मुझे हैरत थी कि उन्होंने किस जुर्म की पादाश में मुझे गिरफ्तार किया है। मेरा ख्याल था इनका मेरी तमाम मुश्किलात ख़त्म कर चुकी है। अशरफी बेगम की जुर्रत नहीं थी कि वो अब कोई इंतकामी कार्रवाई करे। बब्बन अली के सर पर इनका मौजूद थी। फिर ये उफ्ताद कैसे पड़ी। खिलाफे तवक्को पकड़े जाने और पकड़ने वालों के जारहाना सलूक ने मुझे बौखला दिया था। मुझे जगदेव साधु का ख्याल आया और मेरा खून खोल उठा। यकीनन जगदेव की कारिस्तानी थी। उसके आखिरी अल्फाज मुझे याद आए कि लखनऊ स्टेशन मुझ पर भारी हो जाएगा। माला ने चलते वक्त कहा था कि प्रीतम लाल और साधु जगदेव मेरी मदद करेंगे, लेकिन हालात इसके बरक्स थे। मुझे शुबा हुआ कि कहीं माला ने जगदेव को खबरदार करके मुझे रुकवाने की ताकीद न की हो। अब तो मुझे अपने आप पर भी शुबा हो रहा था। गाड़ी के अंधेरे में गुम मैं पेचोताब खा रहा था कि जिस इनका के लिए मैं मौत के मुंह में जा रहा था वही इस वक्त गायब है। वो मुझसे बेखबर थी, न जाने कहाँ मरी हुई थी। पुलिस की बंद गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों पर घूमती रही। 20-25 मिनट बाद गाड़ी रुकी। पिछला दरवाज़ा खोला गया तो मैंने खुद को एक थाने के अहाते में पाया, कबल इसके कि मैं उस थाने के महल्ले वकूअ के बारे में कुछ गौर कर सकता। 2 मुसल्लह सिपाहियों ने मुझे धक्का देकर आगे चलने की हदायत की। जब मैं थाने के दफ्तर में दाखिल हुआ तो मेरी हैरत दो चंद हो गई कि वहाँ नाजिम अली खड़ा था। वही नाजिम अली जिसे मैंने अशरफी बेगम के कोठे पर तज़ीन को यावर मिर्ज़ा के तसर्रुफ में जाने से रोकने के लिए सज़ा दी थी। नाजिम खूंखार नज़रों से मुझे देखता रहा, फिर मज़ाका उड़ाते हुए बोला, खान साहिब पहचाना मुझे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी को मसलहत जानकर ज़ुबान बंद रखी। नाजिम अली ने दोबारा कहा, मेरा नाम नाजिम अली है। हमारी मुलाकात अशरफी बेगम के बाला खाने पर हुई थी। कुछ याद आया तुम्हें? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। शुक्र है कुछ याद तो आया। इस मुसलसल जागते रहने की वजह से मैं गालिबन बेहोश हो गया था। नाजिम अली ने नफरत से कहा, तुम्हारी किस्मत ने यावरी की, मगर आज तुम मेरे सामने हो। आज तुमसे बहुत सी बातें करना है। मुझे किस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया है? मैंने हिम्मत करके दरियाफ्त किया तो नाजिम अली की पेशानी शिकन आलूद हो गई। किसी एक जुर्म की पादाश में? नाजिम अली मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया। घबराओ नहीं खान साहिब, हम तुम्हें यहाँ इज्जत से लाए हैं। तुम्हारा एहतराम करना मेरे फ़राइज़ में दाखिल है, लेकिन क्या बात है, आज तुम्हारे लहजे में वो घन गरज नहीं है जो अशरफी बेगम के बाला खाने पर महसूस हुई थी। खुदा न खास्ता कहीं दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं। मुझे डर था कि अगर बात तूल पकड़ गई तो मामलात बिगड़ जाएंगे और बद्री नारायण का मामला खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन जब नाजिम अली ने मुसलसल मेरी इज्जत पर वार किए और मेरी खामोशी को मेरी बुज़दिली पर महमूल करके बेहुदा अंदाज में मेरा मजाक उड़ाया तो मैं ज़ब्त न कर सका। मैंने कहा, नाजिम अली, मेरी ज़ुबान ना खुलवाओ तो बेहतर है। गोया तुम्हारे मुंह में ज़ुबान मौजूद है। नाजिम अली ने मुस्कुराकर कहा। फिर यकलख्त इतनी ज़ोर का थप्पड़ मारा कि मैं चकरा गया। कमीने, वो गुर्राया, पहले तूने तज़ीन को अगवा कराया, फिर अशरफी बेगम के बाला खाने की दूसरी लड़की गजाला को भी गायब कर दिया। ये गलत है, मैंने एहतजाज किया। अशरफी बेगम ने मेरे खिलाफ कोई जाल बुना है। बकवास मत कर टुनटुने। नाजिम अली ने मेरी मरहूम माँ के साथ गुस्ताखी की। मेरे पास ठोस सबूत मौजूद हैं और ऐनी शाहिद भी। तुझे ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी जमील अहमद खान। कबल अज वक्त कोई बात इतने यकीन से ना कहो नाजिम अली, मैंने झिल्लाकर जवाब दिया। आने वाला वक्त इस बात का फैसला कर सकता है कि कौन खसारे में रहा है और कौन फ़ायदे में। नाजिम अली ने इशारा किया तो मुसल्लह सिपाही मुझ पर खून आशाम दरिंदों की तरह टूट पड़े। राइफल के कंधों ने 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा जोर ढीला कर दिया। मैं फर्श पर पड़ा कराह रहा था और नाजिम अली नखूत और हकारत से मुझे घूर रहा था।
फिर उसके इशारे पर सिपाही दूर हो गए। अकल से काम लो खान साहिब, पुलिस की मार के आगे शैतान भी नहीं टिकता। तुम तो इंसान हो, तज़ीन के सिलसिले में अब भी खुल जाओ, वरना मुमकिन है 8-10 रोज़ तक तुम अपना बयान देने के काबिल भी ना रहो। बात कुछ मेरी समझ में आ रही थी। मेरे खिलाफ गोया एक महाज बना लिया गया था। अशरफी बेगम से साजबाज करके गजाला को गायब करा के उन्होंने इंतकामन ये ढोंग रचाया था। इनका की गैर मौजूदगी में मेरे पास बचाव की कोई सूरत नहीं थी। चुनाचे मैंने कुछ सोचकर कराहते हुए नाजिम अली से कहा, इस बात की क्या ज़मानत है कि तज़ीन का पता बता देने के बाद कानून की गिरफ्त मुझ पर सुस्त पड़ जाएगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। नाजिम अली ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ कि तज़ीन की बाजियाबी के बाद फ़ौरन तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। नाजिम अली के जवाब से मेरे शुबहात की तस्दीक हो गई। इस बात का इम्कान नहीं था कि अशरफी बेगम आज खुद इस किस्म की जुर्रत करती। यकीनन नवाबीन और पुलिस के अफसरों ने उसे इस अमर पर मजबूर किया होगा। नाजिम अली भी अपनी बेइज्जती और यावर मिर्ज़ा की माजूली का बदला चुकाना चाहता था। गोया मुझे फांसने के लिए जो जाल बुना गया था वो खासा मजबूत था। नाजिम अली की निगाहों में अय्याराना चमक थी। जाहिर है अगर मैं तज़ीन का कोई फर्जी पता बता भी देता तो अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद वो कभी अपना वादा वफा ना करता। नाजिम अली ने मेरी खामोशी से उकताकर कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं संजीदगी से बोला, मैं मुराद नहीं हूँ खान साहिब। नाजिम अली घुर्रा कर बोला, क्या तुम सीधी तरह ज़ुबान नहीं खोलोगे? मैं ज़ात का पठान हूँ नाजिम अली, मैंने तेज़ी से जवाब दिया। तुम्हें मेरी बात का एतबार करना चाहिए। एतबार के बच्चे, तेरी ज़ात क्या है ये मैं तुझे बताऊँगा। मैं तेरी हड्डियों का सुरमा बना सकता हूँ। नाजिम अली का गुस्सा शबाब पर था। मेरे पास मुफर का कोई रास्ता नहीं था। बेबसी का एहसास शिद्दत से गालिब था। इनका अभी तक गायब थी। साधु जगदेव की नाराज़गी के बाद प्रीतम लाल की शक्ति को आवाज़ देना भी फजूल था। घर वालों को भी इतला नहीं मिल सकती थी कि मैं किस हाल में हूँ। मैंने खुद को संभाला और कहा, तैयार हो जाओ जमील अहमद, गुमनामी की मौत तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। नाजिम अली ने बिगड़े तेवर से कहा, फिर सोच लो जमील अहमद खान। अचानक मुझे महसूस हुआ कि इनका मेरे सर पर वापस आ गई है। वो वाकई मौजूद थी। इन करबनाक लम्हों में उसकी आमद से ऐसा मालूम हुआ जैसे तन मुर्दा में जान पड़ गई हो। मैं हिम्मत करके दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नाजिम अली से कहा, नाजिम अली, बर्दाश्त की एक हद होती है। तुम अपनी मनमानी कर चुके, अब मेरी बारी है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जो बर्ताव तुमने मेरे साथ किया है उसे मैं भूल जाऊंगा। मरदूद, तुमने अभी तक सिर्फ मेरा नाम सुना है। तुझे मालूम नहीं कि बड़े बड़े मुजरिम मेरे साए से डरते हैं। नाजिम अली धाड़ने लगा, अशरफी बेगम के चक्कर में मत पड़ो मेरे दोस्त। वो आबरू बाख्ता लड़कियों के सिवा तुम्हें क्या दे सकती है? मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। नाजिम अली मेरे बदले हुए रवैये से कशमकश में पड़ गया। वो मुझसे कुछ उगलवा नहीं सका। मेरे पास कुछ होता तो वो उगलवाता। उसका जारिहाना अंदाज बढ़ता रहा और मैं पुरसुकून होकर जवाब देता रहा। फिर उसने झिल्लाकर मुसल्लह सिपाहियों को मुझे ज़ोदोकोब करने का इशारा किया। ठीक उसी वक्त इनका रेंगकर मेरे सर से उतर गई। वो सिपाही जो आदमखोर भेड़ियों की तरह आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक सिपाही ने रोका और कान में कुछ कहा। अचानक उन सब ने नाजिम अली की हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दिया। नाजिम अली की जिल्लाहट काबिले दीद थी। उसने उन सबको दोबारा हुक्म दिया, इस टुंटने को इतना मारो कि ये फिर उठ ना सके। मगर आगे बढ़ने वाले सिपाही ने इनकार कर दिया कि वो कोई खिलाफे कानून कदम नहीं उठाएगा। नाजिम अली का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे सिपाहियों से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा उसकी बौखलाहट पर मुस्कुरा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ देर बाद चारों सिपाही आपस में दस्तों गिरेबां हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाजिम अली के चेहरे का तनाव बतदरीज कम हो गया। उसने खिलाफे तवक्को सिपाहियों का मशवरा कबूल कर लिया और अपने मातहत सब इंस्पेक्टर को बुलाकर हुक्म जारी किया कि मुझे हवालात में बंद कर दिया जाए और इतनी कड़ी निगरानी रखी जाए कि परिंदा पर भी न मार सके। फिर मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। मुझे मालूम था कि अब रिहाई मिलने में बस कुछ देर बाकी है। मेरी गम गुसार इनका, मेरी महबूब इनका मेरे साथ थी। कुछ देर बाद जब नाजिम अली आकर मुझे हवालात से निकालने के लिए आएगा तो थाने वाले हैरान रह जाएंगे। हवालात के अंदर पहुंचकर मैंने इनका को याद किया। दूसरे ही लम्हे वो मेरे सर पर आ गई। उस वक्त वो बेहद संजीदा और खोई खोई नजर आ रही थी। मैंने उसके चेहरे पर फैले हुए तासरात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ इनका, मगर तुम बर वक्त वापस आ गई, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जाओ,
तुम नाजिम अली के सर पर जाओ और उसे हुक्म दो कि मुझे बाइज्जत तौर पर ना सिर्फ रिहा कर दे बल्कि स्टेशन तक ले जाने का बंदोबस्त भी करे। इनका सादतमंदी से चली गई। मैं पुरख्याल अंदाज में हवालात के अंदर टहलने लगा और पहली गाड़ी से कलकत्ते पहुंचने का प्रोग्राम बनाने लगा। मेरे इरादों में नाजिम अली की रखना अंदाजी और जगदेव की मदाखलत के बावजूद कोई लचक पैदा न हो सकी। इनका थोड़ी देर में वापस आ गई। इस बार उसके चेहरे से उलझन मुतरशा थी, आंखों में वीरानी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी ज़हनी खलफिशार से दो चार है। मैं एक लम्हे तक उसके चेहरे का जायज़ा लेता रहा। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। मुझे उसके रवैये पर हैरत हुई। क्या बात है इनका? मैंने दरियाफ्त किया। जमील, इनका ने बेचैन होकर कहा। नाजिम अली ने मेरी बात नहीं मानी। वो तुम्हें रिहा करने पर आमादा नहीं है। इनका? मैंने चौंक कर कहा। ये तुम कह रही हो? तुम? हाँ जमील, इनका ने झिल्लाकर कहा। नाजिम अली के सर पर जाना कुछ सूदमंद साबित नहीं हुआ। वो तुम्हें सजा दिलवाने की खातिर कानूनी दस्तावेज को आखिरी शक्ल दे रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकी। मजाक बंद करो इनका। तुम्हें हर हाल में मुझे रिहाई दिलवानी होगी। ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जमील, इनका ने मायूसी से कहा। मुझे खुद हैरत है कि नाजिम अली ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मेरा ख्याल है शायद फिर वही शक्ति आड़े आ रही है जिसने तज़ीन वाले मामले में मेरी निगाहों के सामने पर्दा हल कर दिया था। दफ़ा हो जाओ इनका, तुम भी मुझसे दूर चली जाओ। जाओ, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैंने चीख कर कहा। मुझे मर जाने दो। चली जाओ इनका, दूर हटो। मैं अब मरना चाहता हूँ। मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी थी। मैं दीवानगी की हालत में बाल नोचने लगा। मैं दीवार से टकरा कर अपना सर पाश पाश कर लेता, मगर मुझे इसमें भी नाकामी हुई। इनका के नुकीले पंजों की शदीद चुभन ने मेरा जहन माऊफ कर दिया। मैंने संभलने की कोशिश की, मगर गुनूदगी का लम्हा इतना शदीद था कि संभल ना सका। मेरी बदबख्ती का वो ज़माना इस कदर असर अंगेज़ था कि जिक्र करते हुए खौफ आता है। उन दिनों का एक एक लम्हा मेरे दिल पर नक्श है। हवालात में मुझे खिलाफे कानून 10 रोज़ तक रखा गया। मुकदमा अदालत में पेश हुआ। मैंने इस गैर कानूनी नज़रबंदी के खिलाफ एहतजाज किया तो मुझे ये जानकर सख्त हैरत हुई कि कागजात में मेरी गिरफ्तारी एक रोज़ कबल की तारीख में दर्ज थी। जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई वो खरीदा हुआ मालूम होता था। अशरफी बेगम अदालत में मुंह छुपाए बैठी गवाह पर गवाह पेश कर रही थी। इनका की तमाम तर कुव्वतें मेरी रिहाई के सिलसिले में बेकार गईं। उसने मजिस्ट्रेट के सर पर जाने की भी कोशिश की, लेकिन मामला मायूस कुन रहा। 12 रोज़ तक मुझे अदालत में घसीटा गया। फिर 2 माह कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। मैंने अपनी बेगुनाही के सिलसिले में बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन एक ना चली। जिस रोज़ मुझे सज़ा सुनाई गई और मैं अदालत से बाहर निकला, उस रोज़ अशरफी बेगम के चेहरे पर जर्दी थी। वो मुझसे अभी तक खौफ खा रही थी। उसे मजबूरन अदालत में पेश किया गया था। उसने अपनी मायूस निगाहों से मुझे ये तासुर दिया। जिस वक्त मैं जेल वाली गाड़ी में बैठ रहा था, उस वक्त नाजिम अली ने मेरे करीब आकर मज़ाक उड़ाते हुए कहा, घबराओ नहीं जमील, मैं जेल के अंदर भी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मैंने नाजिम अली की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिल में सोचकर गाड़ी में बैठ गया। ये कैसी बदनसीबी थी कि लखनऊ में मेरा केस चला, जहां माला और मेरे रिश्तेदार मौजूद थे, मगर किसी को कानो कान खबर ना हुई। इनका मेरे सर पर मौजूद थी, लेकिन वो भी मेरी तरह बेबस हो चुकी थी। उसके चेहरे की ताजगी और गुफ्तार की शौकी उसी रोज़ रुखसत हो गई थी जिस रोज़ उसने नाजिम अली के मामले में मायूसी का सामना किया था। उसका रंग उड़ गया था। हर वक्त निढाल सर पर पड़ी किसी गहरी सोच में मुस्तगरिक रहती। मैंने मुतअद्दिद बार उसे नफ़रत से धुतकारा, मगर उसने कोई असर नहीं लिया। अलबत्ता मेरी लानतान सुनकर वो मेरी सिमत देखती तो मुझे उसकी बेनूर आंखों में हसरत और यास के हज़ारों अफसाने तड़पते महसूस होते। ना जाने उसकी पुरस्रार कुव्वतों का असर क्यों ज़ायल हो गया था। मैं इसे साधु जगदेव का करिश्मा समझ रहा था। जेल में बदतरीन सऊबतों के सबब मुझे उस साधु से नफ़रत हो गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रीतम लाल ने मेरे साथ फरेब किया है, माला को मेरे सर चपेट दिया है। मुझे प्रीतम लाल और जगदेव का ख्याल आते ही माला से भी दूरी महसूस हुई। इनका कलेजा पकड़े हुए ये दर्दनाक सानहें देख रही थी। मुझे जेल जाने का गम ना था। जेल तो मैं जाता रहा था। अफसोस इस बात का था कि माला ने मेरी खबर क्यों नहीं ली। उसे जगदेव से पूछना चाहिए था कि मैं किस हालत में हूँ, और सदमा इस बात का था कि 29 दिन गुजर चुके थे और मैं बद्री नारायण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका था। मेरा दुश्मन हर तरह आज़ाद था। मेरे लिए ये तसव्वुर ही सुहाने रूह था कि नरगिस का कातिल ना सिर्फ ये कि जिंदा है,
बल्कि अब 11 रोज बाद वो इनका को भी हथिया लेगा। जेल में उठते बैठते ठोकरों, लातों और जूतों से मेरी पुजीराई की जाती। 2 वक्त की बजाय 1 वक्त खुराक दी जाती, और वो भी इतनी नाकाफी कि पेट बामुश्किल भर सके। लेकिन मैं हर मुश्किल झेल गया। ये तौहीन आमेज बर्ताव, ये वहशियाना सलूक सब बर्दाश्त कर गया। मैंने जेल से फरार होने की कोशिश की और नाकाम होकर सजाएं झेलनी पड़ी। सख्त गिर जेलर इंसान नहीं था, दरिंदा था। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जाता मेरी बेचैनी बढ़ती जाती। इनका मुर्दों से बदतर हालत को पहुंच चुकी थी। और उस रात जब बद्री नारायण का जाप मुकम्मल होने में 1 रोज़ बाकी रह गया था, मैं जेल की कोठरी के नंगे फर्श पर लेटा आने वाले भयानक लम्हों का ख्याल करके खौफजदा था कि इनका ने नकाहत भरी आवाज़ में अपनी गुज़िश्ता तमाम गलतियों की माफ़ी मांगी और इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि उसकी वजह से मुझ पर आफतें नाजिल हुई। मैंने उसे दिल शिकन बातें करने से मना किया। हम दोनों की आंखों में आंसू थे। वो दिल तोड़ने वाली बातें कर रही थी। इस मर्तबा मुझे जगदेव की शरारत मालूम होती है, वही इन तमाम हालात का जिम्मेदार है। इनका ने डूबते हुए दिल से कहा, क्या तुम्हारी पुरस्रार कुव्वतों को भी जगदेव से नुकसान पहुंचा है? मैंने चौंकते हुए पूछा। ऐसा नहीं हो सकता जमील, इनका ने एतमाद से जवाब दिया। जगदेव महान शक्ति का मालिक ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो मेरे रास्ते में हायल हो सके। फिर वो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे आड़े आ रही है? मैंने उदासी से पूछा। वो कोई गैर मामूली ताकत हो सकती है जिसे देवी की हमायत हासिल है। इनका की आवाज़ में बेबसी थी। मैंने उस पुरस्रार कुव्वत के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ना जान सकी। ये तमाम पंडित पुजारी मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन जब उन्हें किसी मामले में देवी की हमायत हासिल होती है तो मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी शक्ति सिर्फ तुम्हारे मामले में बेअसर साबित हो रही है। वैसे मेरी शक्ति कौन छीन सकता है? पुरस्रार वजूद इनका, एंड ऑफ वॉल्यूम 1।